के आने के बाद वो थोड़ा सा दूसरे टाइप के थे, वो हमेशा कुछ ना कुछ चीज़ों का जो कि रिसर्च करते थे, वो खोजते रहते थे भारत में आकर। ठीक है, जैसे आप अगर विदेश में जाएंगे ना तो आप केवल घूमने में नहीं लगे, वो छोटे छोटे चीज़ों पे गौर करेंगे, यहाँ जाएंगे वहाँ जाएंगे, ये देखेंगे वो देखेंगे, अरे ये क्या है, इसके नीचे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे क्या होगा। तो अंग्रेजों का खासकर वही एक्टिविटी था, वो सोचते कि भारत में देखें और क्या क्या चीज़ें हैं, तो हमेशा खोजने के चक्कर में पड़े रहते थे। चूंकि नाम भी सुने कि भाई भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता है, तो सोने की चिड़िया है, सोना तो ऊपर कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, तो ऐसा नहीं कि जमीन के नीचे ही धसा हुआ हो, तो वो कुछ ना कुछ खोजते रहते थे जो है। तो ऐसे में जो कि सबसे पहले जो कि फर्स्ट टाइम चार्ल्स मेसार्ड ने 1826 में, ठीक है, हमारे सिंधु घाटी सभ्यता का को अस्तित्व में लाने वाला, या सबसे पहले अगर सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में कोई एविडेंस मिलता है तो वो मिलता है किसको, चार्ल्स मेसान। ये भी क्या है, एक अंग्रेज अफसर है। ठीक है, तो चार्ल्स मेसान ने सबसे पहले 1826 1826 में जो कि सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जो कि पता लगाया। ठीक है, पर उसने जो उसको ने देखा और उस पर कोई गौर वो नहीं किया, किसने, चार्ल्स मेसान ने उस पर कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिया और वो उसको वहीं पर फिर छोड़ के आगे निकल गया। बट वो जिक्र किया कि नहीं हम गए थे वहाँ पे, कोई इस तरह की जो कि मुझे लगा कि कोई प्राचीन सभ्यताएं जो कि वहाँ पे रही होगी। ठीक है, उसके बाद जो कि डलहौजी के शासनकाल में, ठीक है, जो लॉर्ड डलहौजी है जिन्होंने की हड़प नीति चलाया था, अब याद रखिएगा कि हड़प नीति किसने चलाया था, तो वो डलहौजी ने चलाया था। ठीक है, तो हड़प नीति क्या है, हड़प नीति में जिस में ये डलहौजी का नियम था। ठीक है, अब ये दिमाग में मत रखिए कि सर पढ़ाते पढ़ाते कहाँ चले गए डलहौजी के पास जो है, तो जरूरी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है तो वहीं पर उसको वहीं पर रफा दफा कर दो तो ज़्यादा बेटर है मेरे हिसाब से। तो हड़प नीति में यह था कि जिस भी राजा के कोई भी संतान नहीं होंगे, ठीक है, जिस राजा के कोई भी संतान नहीं होंगे उस राजा के राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया जाएगा। ठीक है, इसी वजह से जो कि देखा जाए तो मेन 1857 की क्रांति बनने का जो रीजन था वही था, क्योंकि झांसी के साथ भी वही हुआ था, रानी लक्ष्मीबाई के साथ वही हुआ था, इसकी वजह से 1857 की क्रांति हुआ था। और ज़्यादा अंदर अब नहीं जाएंगे। ठीक है, तो डलहौजी के शासन काल में जो कि लगभग 1856 में जो कि रेलवे लाइन बिछाया जा रहा था, कहाँ से, कराची से लाहौर के लिए। ठीक है, तो उस रेलवे लाइन जब बिछाया जा रहा था तो उसमें जो कि दो सगे भाई थे, जॉन ब्रंटन और विलियम ब्रंटन। तो जॉन ब्रंटन और विलियम ब्रंटन के निर्देशन में जो कि वो खुदाई किया जा रहा था, तो उन्होंने जो कि ट्रेन की पटरियों को में कुछ ईंटों के, कुछ मिट्टी के कंकड़ की जो कि आवश्यकता पड़ी, और वो बगल की जो कि कुछ टीले थे और उस टीले की वो खुदाई करने लगे, और उस खुदाई के फलस्वरूप उनको कुछ जो कि ईंटों के साक्ष्य मिले, हाँ, कच्ची और पक्की ईंटें जो कि मिले। ठीक है, तो उन्होंने जो कि कनिंघम को जो कि इस बात के बारे में जो कि उन्होंने तुरंत कनिंघम को जो कि आश्वासन दिया जो है कि वहाँ पे कुछ इस तरह के जो कि हमको एविडेंस जो कि देखने को मिले, हम जो रेलवे लाइन जो कि कराची से लाहौर के लिए बिछाए रहे थे। तो कनिंघम जो कि उस समय जो कि महानिदेशक थे जो कि आर्कियोलॉजी के। ठीक है, तो कनिंघम आते हैं, वहाँ का दौरा करते हैं, पर वो उस सभ्यता के महत्व को नहीं समझ सके। ठीक है, कनिंघम जो कि उस सभ्यता के महत्व को नहीं समझ सके और वो आते हैं, उसका जायजा लेते हैं और लेके वो फिर चले जाते हैं, उनको कुछ भी पता नहीं चलता कि क्या यहाँ पे था और क्या रहा होगा या क्या हो सकता है। उसके बाद अगला जो पुरातत्व के जो मेयर जो बनते हैं वो सर जॉन मार्शल बनते हैं। अब सर जॉन मार्शल के समय में जो कि, ठीक है, तो सर जॉन मार्शल के समय में ही जो कि दो लोग होते हैं, कौन, रखालदास बनर्जी और दयाराम साहनी। तो मतलब दयाराम साहनी और रखालदास बनर्जी जो कि सिंधु घाटी सभ्यता का उत्खनन करते हैं, और उस उत्खनन के फलस्वरूप उनको पता चलता है कि भारत में जो कि सबसे जो प्राचीन सभ्यता है वो सिंधु घाटी सभ्यता है। और सिंधु घाटी सभ्यता में जो उत्खनन हुआ था तो सबसे पहले हड़प्पा और उसके बाद मोहनजोदड़ो जो कि दो नगरों का उदय हुआ, दो नगर जो कि अस्तित्व में आए, उदय नहीं कर सकते, अस्तित्व में आए, उदय तो बहुत पहले ही वो करके खत्म कर दिए थे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन तो आप याद ये रखिएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो उत्खनन हुआ था, जो खोज हुआ था, वो किसके निर्देशन में हुआ था। ठीक है, या उस समय आर्कोलॉजिस्ट कौन था, तो वो कौन थे, सर जॉन मार्शल। ठीक है, तो सर जॉन मार्शल के निर्देशन में दयाराम साहनी और रखालदास बनर्जी ने जो कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खोज की। ठीक है, आते हैं आगे चल। अच्छा, अब आते हैं जो कि, अच्छा एक बार रिपीट कर देते हैं
ठीक है। तो आपको बस ये याद रखना है कि सिंधु घाटी सभ्यता में सबका पता लगाने वाला सबसे पहले जो कि सर चार्ल्स मेसान ने 1826 में जो कि यहाँ का दौरा किया था, मतलब इस एरिया से वो गुजर रहे थे। उन्हें जो कि ऐसा लगा कि कोई यहाँ पे प्राचीन बस्ती रही होगी। उसके बाद मगर वो उसके महत्व को नहीं समझ सके। फिर डलहौजी के समय में जो कि 1856 में जो कि लाहौर से कराची के लिए जो कि रेलवे लाइन बिछाया जा रहा था, उस समय जो कि दो सगे भाई जॉन ब्रंटन और विलियम ब्रंटन को जो कि कुछ ईंटों की आवश्यकता पड़ी। वो बगल की जो कि टीलों से की खुदाई करवाएं। उस टीले में जो कि उनको प्राचीन अवशेष प्राप्त हुए, जिससे बहुत सारे ईंटें और कुछ चीज़ें, कुछ ऐसे एविडेंस मिले, जिससे उनको लगा कि कोई यहाँ पे प्राचीन सभ्यताएं जो कि विकास करती थी। उन्होंने जो कि उसकी जानकारी किसको दी? कनिंघम को दी। कनिंघम आए, वहाँ का दौरा किए, पर वो उसकी महत्व को नहीं समझ सके। फिर क्या होता है कि 1921 में जो कि सर जॉन मार्शल वहाँ का दौरा करते हैं, और सर जॉन मार्शल के निर्देशन में रखालदास बनर्जी और दयाराम साहनी जो कि सिंधु घाटी सभ्यता का उत्खनन करना प्रारंभ करते हैं। 1921 और 1922, 1921 में हड़प्पा की और 1922 में जो कि मोहनजोदड़ो की खोज होती है। तब पता चलता है कि भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता वैदिक सभ्यता नहीं बल्कि सिंधु घाटी सभ्यता है। क्लियर? हाँ, अब आते हैं सिंधु घाटी सभ्यता। अब जो सिंधु घाटी सभ्यता जो है, तो उसका सिंधु घाटी नाम, जैसे हम आपको बताएं कि पढ़ने का मेन जो रीजन था कि ये सिंधु नदी के आसपास के क्षेत्रों में बसा हुआ था। ठीक है, सिंधु नदी के आसपास के क्षेत्रों में बसा हुआ था। ठीक है, मान लीजिए ये सिंधु नदी है। ठीक है, ये सिंधु नदी है। तो अब सिंधु नदी के यहाँ 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 यहाँ, ठीक है, ये क्या है? इसी को हम घाटी बोलते हैं। जो किनारा होता है उसी को घाटी बोलते हैं। ठीक है, तो इन घाटियों में जो कि ये सारे सभ्यताएं जो कि हमको देखने को मिलती है, इसलिए जो कि इसको नाम क्या दे दिया गया कि सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, तो सिंधु घाटी सभ्यता नामकरण किए जाने का कारण यही है कि ये सिंधु नदी के आसपास के क्षेत्रों में ही उस समय ज्यादा खुदाई किए थे, इसलिए जो कि ये अस्तित्व में आया। जैसे हमने बताया कि पूरी 1400 प्राचीन बस्तियों की खोज की जा चुकी है। ठीक है, जिसमें जो कि अगर देखा जाए तो भारत की आज़ादी के पहले लगभग 60 बस्तियों की केवल खोज की थी। यानी कि 1947 के पहले हमारे भारत को केवल 60 प्राचीन बस्तियों के बारे में जानकारी था। ठीक है, उसके बाद बचे कितने? 1340। तो 1340 जो प्राचीन बस्तियों की खोज हुई वो हमारे भारत की आज़ादी की बात, यानी कि भारत जब आज़ाद हुआ उसके बाद 1360 प्राचीन बस्तियों की खोज की गई। ठीक है, अब इसमें भी अगर देखा जाए तो इन 1100 में जो हमारा 1100 प्राचीन बस्ती है वो सरस्वती नदी, कहां पे? वो सरस्वती नदी घाटी के आसपास के क्षेत्रों में मिलता है। अब सरस्वती क्या है? सिंधु और गंगा। ठीक है, सिंधु और गंगा के बीच में जो नदी बहती है वो सरस्वती नदी बहती है, जिसको वैदिक काल में नदियों की जननी या पवित्र नदी के नाम से जाना जाता है, जो वर्तमान में उसका स्थान कौन ले लिया? गंगा। ठीक है, तो यह भी याद रखिए कि वैदिक कालीन जो पवित्र नदी थी तो वो कौन सी थी? तो सरस्वती थी। नदियों की जननी या नदी माता के नाम से किसी जाना जाता है तो वो भी सरस्वती थी। ठीक है, तो सरस्वती नदी के किनारे ही जो कि अकेले 1100 प्राचीन बस्तियां मिली। अगर हम किसी राज्य की बात करें तो लोथल, तो सर्वाधिक मात्रा में लोथल से ही हमको जो कि प्राचीन बस्तियों के एविडेंस या साक्ष्य हमको मिलते हैं। ठीक, ठीक है, तो अब आते हैं यहाँ पे तो सिंधु घाटी सभ्यता यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन पे। तो अब इसका कुछ अन्य नाम है जिसे उपनाम कह लेते हैं। तो सबसे पहले ये तो आपको मालूम हो गया कि सिंधु घाटी सभ्यता का नाम क्यों पड़ा, क्योंकि ये सिंधु नदी के आसपास के क्षेत्रों में बसा हुआ था, इसलिए इसको सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जाना जाता है। उसके बाद इसको हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है? ठीक है, जबकि खोज तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों का हुआ था, तो हड़प्पा ही नाम क्यों दिया गया? तो इसका हड़प्पा सभ्यता नामकरण इसलिए पड़ा क्योंकि इतिहासकारों का यह मानना है कि किसी भी प्लेस की खुदाई करने पर जो पहला बस्ती अस्तित्व में आएगा उसी बस्ती के नाम पे उसका नामकरण कर दिया जाएगा। तो भारत में खोजा गया जो सबसे पहला बस्ती था वो हड़प्पा था।
ठीक है, भारत में खोजी गई जो पहली बस्ती थी वो कौन सी थी? हड़प्पा। इसलिए हड़प्पा के नाम पे जो कि इसका नामकरण कर दिया गया हड़प्पा सभ्यता, यानी सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। अगर 1921 में हड़प्पा की जगह मोहनजोदड़ो की अगर खोज हो जाती तो हम फिर पढ़ते हैं क्या कि सिंधु घाटी सभ्यता या मोहनजोदड़ो सभ्यता। अगर लोथल की खोज हो जाती तो हम जो कि सिंधु घाटी सभ्यता या लोथल घाटी सभ्यता भी उसको हम कह सकते थे। मगर पहले खोज जो हुआ था वो हड़प्पा का हुआ था दयाराम साहनी के द्वारा, कब? 1921 में। और रखाल दास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की 1922 में। क्लियर? अच्छा, अब इसको सैंधव सभ्यता, ठीक है, तो इसको सैंधव सभ्यता क्यों कहा जाता है? तो ऐसा माना जाता है कि जो सैंधव प्रदेश यानी सप्त सैंधव प्रदेश, जहाँ से जिसके लिए आर्यों के लिए भी माना जाता है, ठीक है, जो कि भारत के सीमावर्ती क्षेत्रों में जो कि रहते थे, ठीक है, तो ये सप्त सैंधव या 7 नदियों का एक समूह था, तो वहाँ से वो भारत में आए थे, ठीक है, तो इसलिए इसको जो कि सैंधव सभ्यता के नाम से भी जो कि जाना जाता है, ठीक है, तो ये कोई बड़ी इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, ये आप जानिए कि इसको कांस्ययुगीन सभ्यता क्यों कहा जाता है, ठीक है, तो कांस्ययुगीन सभ्यता, तो हमने बताया ना कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है इसको कांस्ययुगीन सभ्यता के नाम से इसलिए जाना जाता है कि इन्हीं लोगों ने ही सबसे पहले मिश्र धातु का आविष्कार किया, यानी कि तांबा के साथ टीन को मिक्स करके एक नए धातु, एक नए मेटल का आविष्कार कर दिए, जिसका नाम क्या था? कांसा, यानी कि ब्रोंज, ठीक है। तो इसे इस समय जो कि कांसे का प्रयोग अत्यधिक मात्रा में किए जाने के कारण इसको कांस्ययुगीन सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो ये 300 BC से लेके 1500 BC तक जो कि ये चलता है, ठीक है। इसको मेलुआ सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है एक नए सर्च के बाद। तो ये मेलुआ क्या है? ये मेलुआ जो कि शब्द का उल्लेख हमको मिलता है, जिसका ये बताया गया है कि इसी मेलुआ की वजह से जो कि कोई एक मोहर मिला था, तो वो मोहर जो भारत में मिला वही मोहर हमको मेसोपोटामिया में भी देखने को मिलता है, ठीक है। तो मेलुआ का संबंध किससे है? तो भारत और मेसोपोटामिया से, ठीक है। तो ये जो मेलुआ है, ठीक है, जो मेलुआ शब्द है इससे हमको पता चलता है कि हमारे भारत का व्यापार जो कि मिस्र और मेसोपोटामिया के साथ भी किया जाता था, ठीक है। तो ज़्यादातर जो कि ये जो आपके मोहर है, जो सेल्स है, ये हमको जो कि मिलते हैं, ठीक है। तो उन्हीं में जो कि एक मेलुआ शब्द हमको देखने को मिलता है, इसलिए इस सभ्यता का नाम मेलुआ सभ्यता भी रख दिया गया, ठीक है। उसके बाद इसको जो कि प्रथम नगरीय सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि भारत में जो पहला नगर अस्तित्व में आया या जो पहली बार नगर अस्तित्व में आए, ठीक है, तो वो हमारा जो कि सिंधु घाटी सभ्यता यानी कि हड़प्पा सभ्यता में हमको देखने को मिलते हैं। तो भारत में सबसे पहले जो नगरों का विकास होता है या जो नगरीय क्रांति होता है वो भारत में देखने को मिलता है। तो इसलिए ऐसा माना जाता है कि ये न केवल भारत की बल्कि विश्व की प्रथम नगरीय सभ्यता है, यानी कि विश्व में इस समय इसके समकक्ष जो कि किसी भी नगरों का विकास नहीं हुआ था। और साथ यही रीजन है जिसकी वजह से मिस्र और मेसोपोटामिया भारतीयों के साथ जो कि व्यापार करने में इंटरेस्ट रखते थे। क्यों? क्योंकि आप वही जाएंगे जहां पे आपकी आवश्यकताओं की चीजें जो कि मिल सके, ठीक है। तो इतनी दूर के सफर से जो कि वो यहाँ आते थे और यहाँ से लोग जो कि वहां जाते थे व्यापार करने के लिए, ठीक है। उनको जरूरत था तो वो तो खुद आते थे, मगर इनको लगता था कि मेरे यहाँ ये ज्यादा जो कि पैदावार हो गया, इसको हमको वहां पे जो कि भेज ही देना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से वो व्यापार करते थे। क्रय विनिमय प्रणाली पर वो आधारित था, मतलब कोई भी चीज उसके बदले में नहीं लेते थे, ठीक है। वस्तुओं का आदान प्रदान होता था। इनके यहाँ जो होती थी वो उनको देते थे, उनके यहाँ जो अधिक होती थी वो इनको देते थे। दोनों क्या करते थे? आपस में ट्रांसफर कर लेते थे, ठीक है। हाँ, एक चीजों की जरूरत पड़ती थी तो वो क्या थी? मोहर। मतलब कि जैसे एक तरह से पासपोर्ट की हम जिसे बात कर लें, ठीक है, तो जिसे कि आपको पता चले कि आप कहाँ से आए हैं और किसके क्षेत्र से आए हैं, तो उसके लिए एक मोहर रखे थे जिसपे राजा का जो कि वो होता था, स्टाम्प होता था, ठीक है। तो उन्हीं स्टाम्प में एक मेलुआ भी जो कि शब्द हमको देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये तो हो गया प्रथम नगरी सभ्यता। उसके बाद इसको सरस्वती नदी घाटी सभ्यता क्यों कहते हैं, वो चीजें हम आपको इसके पहले बता दिए कि इसको सरस्वती नदी घाटी सभ्यता क्यों कहते हैं। तो ये इसके कुछ उपनाम थे। हाँ, अब आते हैं कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है, उन सिंधु घाटी सभ्यता में कुछ लोगों को नगरी सभ्यता का नाम दिया गया है, मतलब टाउन, ठीक है, जो नगर थे। तो उन नगरों में कौन कौन से ऐसे हैं जिनको नगर का संज्ञा दिया गया? तो आपसे क्वेश्चन जो कि पूछ सकता है कि वो कौन कौन से जो कि प्लेस थे जिनको नगर की संज्ञा दी गई है। तो पहला आप याद रखिएगा हड़प्पा, ठीक है, मोहनजोदड़ो, चनहुदड़ो, लोथल, कालीबंगा,
धौलावीरा, बनावली। ठीक है, इनको नगर, मतलब ये नगर थे, ये बस्ती नहीं थी, ये ग्रामीण नहीं थी, ये शहर थे। ये उस समय के समकालीन जो कि शहर थे, जो काफी डेवलप किए हुए थे, देश विदेश से लोग आते थे, तो इन्हीं सब जगहों पे आकर वो अपना व्यापार करते थे, अपना इन्वेस्ट करते थे। ठीक है, तो अब हड़प्पा तो आपको पता है कि रावी नदी के किनारे बसा हुआ है। मोहनजोदड़ो जो है वो सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ है। चनहुदड़ो जो है वो भी सिंधु नदी किनारे बसा हुआ है। लोथल, ठीक है, जो कि बंदरगाह नगर था। ठीक है, तो ये जो कि भोगवा नदी, तो लोथल किस नदी किनारे बसा हुआ है, ये भी आप एकदम दिमाग में बैठा लीजिएगा। ठीक है, बहुत बार एग्जाम में पूछ चुका है। तो लोथल आपका जो है वो भोगवा नदी के किनारे बसा हुआ है। कालीबंगन, ठीक है, कालीबंगन कहाँ पे है, घग्गर नदी। ठीक है, उसके बाद जो कि धौलावीरा, तो ये सरस्वती जो कि नदी के किनारे बसा हुआ है, धौलावीरा। ठीक है, उसके बाद बनावली, तो ये रंगोई, ठीक है, ये रंगोई नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है, तो ये बेसिकली जो कि आप याद रखिएगा कि किन लोगों को नगर की संज्ञा दी गई है, कौन कौन से जो कि उस समय नगरीय सभ्यता थी। ये कुछ लोकेशन है। ठीक है, अगर जैसे हड़प्पा की बात करें, कभी कभी पूछ देता है कि हड़प्पा जो है वो वर्तमान में जो कि उसकी स्थिति क्या है, तो हड़प्पा आपका पंजाब है, ठीक है, पाकिस्तान में। ठीक है, मोहनजोदड़ो सिंध का पाकिस्तान, लड़काना जिला। ठीक है, लड़काना मतलब साहिवाल भी नाम आता है। ठीक है, तो मोहनजोदड़ो जो है वो सिंध का पाकिस्तान, मतलब पाकिस्तान का सिंध क्षेत्र। ठीक है, और उसमें जो कि कौन सा, लड़काना जिला। ठीक है, उसके बाद लोथल, तो लोथल आपका जो है वो बंदरगाह है। तो बंदरगाह कहाँ पे है, गुजरात में ही है। ये तो उस समय भी था और आज भी है। ठीक है, कालीबंगन का जो लोकेशन है वो राजस्थान है। ठीक है, राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में जो कि कालीबंगा है। ठीक है, कालीबंगा का कभी कभी शाब्दिक अर्थ पूछ देता है, तो कालीबंगा का जो शाब्दिक अर्थ है वो काले रंग की चूड़ियों से है, क्योंकि वहां पे चूड़ियों के एविडेंस मिलते हैं, साक्ष्य मिलते हैं। तो अगर आपसे ये भी पूछ दे कि चूड़ियों के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं, तो कालीबंगन से। कालीबंगन का अर्थ ही होता है काले रंग की चूड़ियां, यानी कि वहां पे काले रंग की चूड़ियों के एविडेंस मिलते हैं। फिर आलमगीर है, तो आलमगीरपुर, तो ये उत्तर प्रदेश के मेरठ से है। उस चार जो कि लोकेशन में आपको जो कि बता चुके हैं। फिर सुतका गेंडोर, तो ये पाकिस्तान के बलूचिस्तान में है। ठीक है, कोट दीजिए, ये सिंध का पाकिस्तान है, चाउंद्रो पाकिस्तान में है। ठीक है, और सुरकोतदा जो कि आपका गुजरात का कच्छ जिला है। तो ये चनहुदड़ो में एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि लिपस्टिक के एविडेंस यानी साक्ष्य हमको कहाँ से मिलते हैं, तो वो चाउंद्रो से मिलते हैं। ठीक है, आते हैं, ये सारा भी आपको आगे हम जिक्र करेंगे, बस देख लीजिए। ठीक है, अब आलमगीर। ठीक है, अब हम पहले उन चार जो कि प्राचीन बस्तियों पे चर्चा करेंगे, जो कि चार दिशाओं में फैले हुए थे, चार उसके लोकेशन में, पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी, दक्षिणी। ठीक है, अब आलमगीर जो है, ठीक है, तो आलमगीर कहाँ है, ये उत्तर प्रदेश में, यानी भारत के उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश जो कि राज्य में। ठीक है, अगर जिला की बात करें तो मेरठ जिला है। ठीक है, और नदी की बात करें तो वो हिंडल नदी है। ठीक है, और इसका उत्खनन 1958 में किसने किया था, यज्ञदत्त शर्मा ने। ठीक है, तो आलमगीर का जो उत्खनन किया था वो यज्ञदत्त शर्मा ने किया था। तो हालांकि ये आपको नहीं पूछेगा, आपको सन नहीं पूछेगा, आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि जो आलमगीर है वो किस छोर पर स्थित है और किस नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, उसका वर्तमान लोकेशन क्या है, क्लियर। हाँ, अब सुतका गैंडोर जो है वो पाकिस्तान में है। ठीक है, आपको बताया कि पाकिस्तान का जो बलूचिस्तान है, ठीक है, पाकिस्तान आपका क्या है, ये आपका, सॉरी यहाँ पे स्टेट लिख दिए, खैर ये कंट्री है। ठीक है, तो कंट्री की अगर बात करें तो पाकिस्तान, सुतका गेंडर जो है वो पाकिस्तान में चला गया है। पाकिस्तान के किस जो कि जिले में, तो सॉरी किस जिले में, किस राज्य में, तो बलूचिस्तान। और रिवर की अगर बात करें तो ये दास्क नदी है। ठीक है, और इसका उत्खनन 1927 में हुआ था, किसके द्वारा, जो कि हाँ, जॉर्ज डेल। ठीक है, जॉर्ज डेल के द्वारा जो कि इसकी खोज किया गया था। ठीक है, तो इसमें आपको बस ये याद रखना है कि जो सुतका गेंडोर है, ठीक है, वो वर्तमान में कहाँ है, तो ये आप याद रखिएगा, बलूचिस्तान यानी कि पाकिस्तान में। और किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो वो दास्क नदी के किनारे बसा हुआ है। हाँ, अब ये मांडा है, तो मांडा का जो लोकेशन है वो जो कि कहाँ पे है, कश्मीर में। ठीक है,
तो मांडा किस नदी किनारे बसा हुआ है? तो चिनाब नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है, और ये जम्मू कश्मीर के जो कि जिले की अगर बात करें तो अखनूर जिला है। ठीक है, अखनूर जिला थोड़ा सा अंदर भी आप जान लीजिएगा। और नदी की बात करें तो चिनाब नदी, और इसकी उत्खनन 1982 में जो कि जेपी जोशी ने किया था। ठीक है, तो ये भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बस आपको ये याद रखना है चिनाब नदी और उसका लोकेशन। उसके बाद आता है चौथा दैमाबाद। ठीक है, तो दैमाबाद जो है वो हमारा महाराष्ट्र में है। ठीक है, नदी की अगर बात करें, ठीक है, तो चिनाब नदी, ठीक है, चिनाब नदी, और 1974 में इसकी जो कि खोज रफीक मुगल ने किया था। ठीक है, तो दैमाबाद की जो खोज किया था किसने किया था? रफीक मुगल ने। ठीक है, तो यहाँ पे स्टेट महाराष्ट्र, तो महाराष्ट्र यम से आ रहा है, तो महाराष्ट्र का एक तरह से कह सकते हैं कि खोज जो किसने किया था? तो मुगल। कौन मुगल? रफीक मुगल। खैर ये आपके एग्जाम में नहीं पूछेगा, CHS और BHO एंट्रेंस के लिए जो है कि वो इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट बस वही है कि इस नदी किनारे और उसका वर्तमान लोकेशन। हाँ, अब आते हैं मेन टॉपिक हड़प्पा पे जो है। ठीक है, तो हड़प्पा की खोज जो कि कब होती है? तो हड़प्पा की खोज 1921 में कौन करता है? तो रखाल दास बनर्जी। ठीक है, तो हड़प्पा चूंकि भारत में खोजा गया पहला प्राचीन बस्ती है या प्रथम नगरीय सभ्यता थी। ठीक है, तो इसको जो कि गेटवे ऑफ सिटी के नाम से जाना जाता है। तो अगर आपसे ये पूछ दे कि प्राचीन काल में गेटवे ऑफ सिटी या सिंधु घाटी सभ्यता में गेटवे ऑफ सिटी के नाम से किस प्राचीन बस्ती को जाना जाता था? तो वो थी हड़प्पा। ठीक है, हड़प्पा काफी समृद्ध थी, तो इसका भी एक टाइमिंग था। दूसरे टाइम में आते आते जो कि मोहनजोदड़ो इससे जो कि डेवलप कर गया था। ठीक है, तो हड़प्पा की अगर बात करें तो ये पाकिस्तान में है। ठीक है, पाकिस्तान के का जो पंजाब का क्षेत्र है। ठीक है, और ये जो कि मोंटगोमरी जिला, ठीक है, कहाँ पे किस जिले में? मोंटगोमरी जिला। मोंटगोमरी जिला का जो साहिवाल क्षेत्र है तो वो उसका लोकेशन है। और नदी की बात करें तो ये रावी नदी, और उत्खनन की बात करें तो 1921 में किसके द्वारा? तो रखाल दास बनर्जी, दयाराम साहनी। ठीक है, रखाल दास बनर्जी और दयाराम साहनी में थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, तो ये आप याद रखिएगा कि जो हड़प्पा है वो दयाराम साहनी है। ठीक है, और रखाल दास तो जिसे मोहनजोदड़ो आप पढ़ेंगे तो मोहनजोदड़ो तो दड़ो दास। ठीक है, मोहनजोदड़ो तो उसकी खोज किसने किया था? रखाल दास ने। तो जो दास है ये एक टाइटल है, इसको छोड़ दीजिए, और मोहनजोदड़ो तो जोदड़ो में लास्ट में जो कि देखेंगे तो आपका द आता है, और रखाल दास, और रखाल दास को भी आप देखेंगे तो उसके भी लास्ट में द आता है। तो द से द जो कि आपको मिलेगा तो उससे आप थोड़ा सा कंसेप्ट आपका क्लियर होगा कि जो द है वो दड़ो दास से है, यानी कि जो मोहनजोदड़ो है उसकी खोज किसने किया था? तो रखाल दास बनर्जी ने। हाँ, आते हैं कुछ एविडेंस कि हड़प्पा से हमको कौन कौन से एविडेंस देखने को मिलते हैं। टाइम ओवर हो गया, सारे बच्चे चले जा रहे हैं, खैर कोई बात नहीं। ये एविडेंस की अगर हम बात करें तो तांबे पिघलाने की भट्टी, ठीक है, जो तांबा पिघलाने की भट्टी है वो हमको कहाँ से मिलते हैं? तो वो हमको हड़प्पा से देखने को मिलते हैं। ठीक है, उसके बाद पीतल का इक्का गाड़ी। ठीक है, हालांकि ये पीतल का नहीं है, ये जो कि टेराकोटा का है। ठीक है, तो इक्का गाड़ी जो है वो ये इक्का गाड़ी है, इस तरह से जो कि इक्का गाड़ी हुआ करते थे। ठीक है, ये तांबे और टेराकोटा है, टेराकोटा मतलब मिट्टी के जो कि बनाए हुए थे। ठीक है, तो इसके भी एविडेंस हमको कहाँ से देखने को मिलते हैं? तो हड़प्पा से। तो हड़प्पा से हमको क्या मिलते हैं? तांबे पिघलाने की भट्टी, और दूसरा जो कि पीतल का इक्का गाड़ी। ठीक है, तो ये इक्का गाड़ी है, तो इस तरह से जो कि वो खिलौने के रूप में इसका जो कि वो इस्तेमाल करते थे, यूज करते थे। ठीक है, उसके बाद स्वास्तिक चिन्ह। तो स्वास्तिक चिन्ह का भी जो कि हमको एविडेंस कहाँ से मिलते हैं? हड़प्पा से। तो ये आपका स्वास्तिक चिन्ह है, हालांकि ये हड़प्पा कालीन नहीं है, ये है, बट इसी तरह का जो स्वास्तिक चिन्ह है वो हड़प्पा वासियों ने जो कि इसकी खोज की थी, मतलब खोज ही कर सकते हैं। और यानी कि इस स्वास्तिक चिन्ह को देखकर ये कहा जा सकता है कि उनकी धर्म पर कितना ज़्यादा आस्थाएं थी, और उनके द्वारा ये स्वास्तिक चिन्ह जो दिया गया आज भी वर्तमान में लोग उसको फॉलो करते हैं। ठीक है, तो सोचिए वो उस समय ठीक तरीके से पढ़ना लिखना नहीं जानते थे, उतनी सारी चीज़ें डेवलप नहीं थी, मगर उस समय जितने भी चीज़ें वो डेवलप किए हैं वो सारी चीज़ें वर्तमान में हमको देखने को मिलती है। वर्तमान में हम उसका जो कि
यूज करते हैं। अगर वो सभ्यता नहीं होता तो आज ये सारे कंसेप्ट साथ हमको सोचने में और भी शायद एक लंबी समय लग जाती। एक बात और कि अगर उस समय की जो अभिलेख मिले, जो अभिलेख हैं, जो भी एविडेंस मिले, लिखित एविडेंस मिले हैं जिसको हम पढ़ नहीं पाते हैं, अगर उसको हम पढ़ लें तो शायद हम जो कि अमेरिका और जापान के समकक्ष जो कि जा सकते हैं जो है। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जिसको हम पढ़ नहीं पाते, समझ नहीं पाते, तो पता भी नहीं चल पाता है कि क्या हमारे मतलब देश का वास्तविक राज क्या है, हमारे देश में और भी क्या क्या चीज़ें जो कि उस समय घटित हुई थी, या कौन से कि ऐसे सारे एविडेंस है जिसको जो हम जहाँ तक हम जो कि नहीं पहुँच पाते हैं। ठीक है, उसके बाद अन्नागार। तो अन्नागार और स्नानागार ये दोनों के एविडेंस हमको जो कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों में मिलते हैं, पर दोनों में डिफरेंस बस ये है कि अगर आपको नॉर्मली अगर बात करें कि अन्नागार या स्नानागार के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं, तो आप जनरली बता दीजिए कि हड़प्पा से मिले हैं। अगर बृहत लार्जेस्ट की अगर बात करें, लार्ज की अगर बात करें कि बृहत अन्नागार या बृहत स्नानागार के एविडेंस साक्ष्य हमको कहाँ से मिलते हैं, तो वो चला जाएगा किसमें, मोहनजोदड़ो में। यानी मोहनजोदड़ो में जो अन्नागार या स्नानागार मिलते हैं वो बड़े लेवल में मिलते हैं, जबकि हड़प्पा में वो क्या है, थोड़े वो आकार में क्या है, छोटे हैं। ठीक है, तो ये अन्नागार है, सॉरी स्नानागार है। अन्नागार तो एक अन्नागार का मतलब समझ रहे कि जो इस समय वर्तमान में जिसको हम गोदाम या मिल कहते हैं, जहाँ पे सब्जियां वगैरह के भंडार जो कि जाकर वहाँ पे रखते हैं, हम लोग जमा करते हैं, तो उस समय का ये अन्नागार था। लोग व्यापार करने के लिए जो भी फसल वगैरह पैदावार होता था तो वो ले जाकर यहाँ पे ही वो इकट्ठा करते थे, यहाँ पे वो जो कि उसको रखते थे। ऐसा माना जाता है कि जो अन्नागार है ये सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे जो कि बड़ी इमारत है। ठीक है, इसके लिए कि कोई बताता है कि वो 3 मंजिला था, तो कोई बताता है कि ये 4 से 5 मंजिला भी जो कि इस तरह के गोदाम या अन्नागार जो कि पाए गए। ठीक है, तो अन्नागार बस यानी कि ये एक तरह से मिल या गोदाम है। ठीक है, जो उस समय के लोग फसल वगैरह रखते थे अपना। ठीक है, उसके बाद स्नानागार में, स्नानागार मतलब स्नान करने का स्थान। तो स्नान, अब चूंकि उस समय कोई जो कि उनके पास समरसेबुल वगैरह या कुछ ऐसी चीज़ें नहीं थी जिसकी वजह से वो पानी चालू कर दे और वो जो कि जाकर भर जाए, तो ये अन्नागार स्नानागार जो है, तो वर्तमान में अगर इसका आप कंपेयर करेंगे, तुलना करेंगे, तो स्विमिंग पूल से आप कर सकते हैं। जो लोग स्विमिंग पूल वगैरह बनाते हैं जिसमें आप जाकर नहाते हो, धुलते हैं, तो सेम वही है। बस ये वर्तमान का जो है वो मनोरंजन का साधन है, मगर उस समय उनका ये जो कि बहुत ही उपयोगी था। तो ये अन्नागार जो स्नानागार जो था, तो ये जो कि बनाते थे, ये देखा जाए तो खासकर वो जो कि बहुत ज़्यादा हमको देखने को मिलता है, वो घर के बीच में जो आंगन होता है तो उसमें वो स्नानागार जो कि बनाते थे, तो वो थोड़ा छोटे लेवल में थे। कोई कोई क्या करता था, घर के बाहर जो कि अपने जो जिसको हम द्वार बोलते हैं, वहाँ पे भी जो कि बना देते थे बड़े आकार में। तो इसके बनाने का पर्पज़ ये था कि इनको पीने के लिए पानी, पशुओं को पीने के लिए पानी, ठीक है, नहाने के लिए, कपड़े धुलने के लिए, उसके बाद कृषि वगैरह करने के लिए, या घर या मकान को बनाने के लिए, यानी जितने भी पानी से संबंधित आवश्यकताएं थी, इन सारी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उन्होंने स्नानागार का जो कि निर्माण किया था। और ये स्नानागार में जो पानी आते थे वो जो कि हमारे इंद्र देवता यानी कि जो बारिश के देवता थे उनके द्वारा जब बारिश होता था तो वो बारिश का पानी आकर जो कि इसमें इकट्ठा होते थे और फिर इसको जो कि एक लंबे समय तक वो इसका यूज करते थे। और इसमें इतना अच्छा इनका जो कि ये टेक्निक था कि इसमें पानी जो कि आते कैसे थे, जैसे छत के ऊपर जो उनका मकान था, तो छत के ऊपर वो इस तरह से जो कि एक सर्कल में जो कि मतलब एक जाल में उसको जोड़े हुए थे कि सारे घर का पानी जो कि आकर इस स्नानागार में इकट्ठा हो जाए, यानी कि पानी कोई फालतू वेस्ट ना हो सके। और यही नहीं कि ये नहीं कि पानी उसमें है तो वो सड़ता जाए, वो पानी के निकास के लिए भी जो कि निकास नलिकाएं जो कि बनाए हुए थे कि पानी अगर गंदा हो तो उस पानी को हम दोबारा जो कि बाहर की तरफ निकाल दें और नया पानी उसमें हम भर के फिर से उसको हम यूज कर सकें। ठीक है, तो उनके स्नानागार का ये उद्देश्य था। और उसमें जो कि सीढ़ियां का भी निर्माण किया गया था, चारों तरफ से सीढ़ियां थी उसमें उतरने के लिए। जैसे आप देखेंगे बहुत सारे जो कि जैसे दुर्गा कुंड है, ठीक है, क्योंकि ये कोचिंग दुर्गा कुंड में चल रहा है, तो आप दुर्गा कुंड को देख लीजिए, या जहाँ पे बहुत छोटे छोटे तालाब होते हैं तो वहाँ पे मेला वगैरह होते हैं, तो लोग इस तरह से सीढ़ी नुमा बना देते हैं ताकि लोग वहाँ पे आसानी से पहुँच सके। तो ऐसे ही जो कि ये पक्की जो कि सीढ़ियों का निर्माण किए हुए थे, इसके अंदर जो है कि पानी जल्दी न सूखे, इसकी वजह से वो प्लास्टर ऑफ पेरिस से जो कि इसको प्लास्टर किए हुए थे। ठीक है, तो बड़ी अच्छे तरीके से जो कि ये बनाए हुए थे। अच्छा, हड़प्पा से हमको एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल मिलता है, महिला के गर्भ से निकलता हुआ पौधा। ठीक है, यानी कि एक महिला है और उस महिला के गर्भ से,
ठीक है, उसकी महिला के गर्भ से जो कि एक पीपल का वृक्ष निकलता हुआ दिखाया गया है। ठीक है, ये हमको एविडेंस मिलता है एक मोहर से। तो उससे ये तर्क लगाया जाता है कि जो सैंधव सभ्यता के लोग थे वो जो कि उनकी बहुत ज्यादा आस्था थी किस पे, मातृ देवी पे, यानी कि धरती माँ की। यानी सर्वाधिक मात्रा में अगर वो किसी की पूजा करते थे सैंधववासी, तो वो मातृ देवी की पूजा करते थे। ठीक है, तो यानी कि अब इस मोहर से हमको ये पता चला कि इनको जो कि यानी मातृ देवी को प्रजनन की देवी या उर्वरता की देवी के नाम से भी जाना जाता है। प्रजनन की देवी मतलब कि इन्हीं से जो कि इन फसलों का, इन पौधों का जो कि क्या हो रहा है, पैदावार हो रहा है। ठीक है, तो उर्वरता की देवी या प्रजनन की देवी के नाम से किसे जाना जाता है, तो वो जो कि कौन है, मातृ देवी यानी कि धरती मां। ठीक है, हाथी के दांत का बना पैमाना, यानी कि वो पैमाने का भी यूज करते थे जो हाथी के दांत का वो इस्तेमाल करके बनाते थे। ठीक है, और यहां से जो कि हमको श्रृंगार की जो कि बहुत सारे सामग्री मिलते हैं। तांबा का हमको साक्ष्य मिलता है, तांबा का दर्पण रहता है यानी कि शीशा जिसपे वो अपने चेहरे को देखते हैं, काजल है, श्रृंगारदानी है। ठीक है, तो जब काजल है, श्रृंगारदानी है, तो लिपस्टिक वगैरह बहुत सारे श्रृंगार की चीजें जो कि रहे होंगे जिससे वो डेकोरेट होकर जो कि शादी विवाह में या बर्थडे पार्टी वगैरह अटेम्प्ट करते होंगे। अब पता नहीं वो बर्थडे पार्टी मनाते भी थे कि नहीं, खैर जो भी हो। ठीक है, तो ये देखिए उनके कुछ नेकलेस, ठीक है, जो वो आभूषण वगैरह पहना करती थी, तो ये सारे उनके आभूषण थे। यानी कि ये आभूषण जो है वो जो कि मनके की, मन का जो कि होता है गुड़िया टाइप, जिसको गुड़िया लोग बोलते हैं। ठीक है, उसके जो कि ये आभूषण वगैरह बनाए हुए थे। ठीक है, तो उसका वो जो कि यूज करते थे। ठीक है, तो ये सारे मनके हैं और उन मनकों को बनाने के लिए छोटे छोटे जो कि कुछ यहाँ पे वो है जिसको बोलते हैं टूल्स वगैरह जो है। ठीक है, हाँ, अब हड़प्पा से ये बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आपको पूछेगा कि 837 के साक्ष्य कहां से मिलते हैं। तो 837 क्या है, एक कब्रिस्तान है। तो कब्रिस्तान 837 का साक्ष्य हमको किस हड़प्पाई बस्ती से या किस प्राचीन बस्ती से हमको देखने को मिलती है, तो वो भी कहां से मिलती है, हड़प्पा से। ठीक है, तो हड़प्पा से 837। अब 837 क्या है, मतलब कि एक जो कि व्यक्ति को दफन किया गया है और उसके साथ जो कि कुछ मृत भांड मिले हैं। ठीक है, मृत भांड मतलब टेराकोटा के बनाए गए घड़े या कलश। ठीक है, तो उसमें जो वो जो कि उसकी जो संख्या थी वो 37 थी, उसकी जो संख्या थी वो 37 थी, इसलिए इसको 837 का नाम दिया गया। ठीक है, तो ये कलश है, ये देखिए कुछ आर्कियोलॉजिस्ट के द्वारा जो कि ये उत्खनन किया जा रहा है। ठीक है, और ये जो कि एक व्यक्ति है, ठीक है, उस व्यक्ति के पास ये जो कि कुछ कलश हैं, टूटे फूटे जो कि कलश हैं। तो इस तरह से बहुत सारे जो कि कलश आसपास की जो कि इनके क्षेत्रों में जो कि देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो कुछ लोग ये मानते हैं कि आर जो कि ये एक सेफ है, एक एरिया है। ठीक है, कि इस आकार में जो कि वो सारे बहुत सारे कब्रिस्तान थे, उस कब्रिस्तान की संख्या 37 है, तो इसलिए उसको 837 कहा जाता है। बट वो सही नहीं, सही यही है कि 37 मृतभांड मिले थे उस कब्र से। ठीक है, ये उनके कुछ जो कि कलश वगैरह है जो टेराकोटा के बनाए गए हैं। ठीक है, देखिए वहां से तो नहीं, यहाँ से आपको क्लियर होगा कि ये जो इतने सारे मृतभांड है, इसको अगर आप काउंट करेंगे तो ये 37 मृतभांड हो जाएंगे। तो इन्हीं मृतभांडों की वजह से इसको 837 का नाम दिया गया है। ठीक है, क्योंकि ये सही एविडेंस है, तो इसलिए यही सर्वमान्य है। ठीक है, ये तो हड़प्पा था। अब आते हैं मोहनजोदड़ो पे। ठीक है, तो मोहनजोदड़ो को जो कि नखलिस्तान, ठीक है, नखलिस्तान के नाम से भी जाना जाता है। मोहनजोदड़ो को नखलिस्तान के नाम से जाना जाता है। तो मोहनजोदड़ो को और भी कुछ चीजों के नाम से जाना जाता है, खैर बता ही देते हैं। ठीक है, मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ आपसे पूछ देता है कि मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो मृतकों का टीला। ठीक है, मृतकों का टीला, इसका शाब्दिक अर्थ क्या है, मृतकों का टीला। ठीक है, या भूतों का टीला, या प्रेतों का टीला, या प्रेतों की नगरी। ठीक है, या सिंध का बाग। तो ये सारे नाम से भी जो कि सिंधु घाटी सभ्यता को मोहनजोदड़ो सभ्यता को जो कि जाना जाता है। मृतकों का टीला, प्रेतों का टीला, भूतों का टीला, भूतों का नगर, प्रेतों का नगर, सिंध का बाग, सिंध की नगरी। ठीक है, या हाँ, सिंध का बाग। ठीक है, तो इतने सारे उपनाम से भी जो कि इसको जाना जाता है। तो आप जो कि जनरली अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा जो है। ठीक है, अब इसकी लोकेशन की अगर बात करें तो ये जो कि वर्तमान पाकिस्तान में, ठीक है, पाकिस्तान का सिंध का जो क्षेत्र है। ठीक है, सिंध के क्षेत्र में कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, तो लड़काना। ठीक है, और ये सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ है और इसकी खोज जो कि
इसकी खोज 1922 में जो कि रखाल दास बनर्जी, ठीक है, रखाल दास बनर्जी। तो देखो रखाल दास बनर्जी, अभी हिंदी में तो लिखा होता तो बताते, ठीक है, जैसे कि रखाल दास, देखो ये दरो और दास, तो टाइटल को तो छोड़ देंगे, जो रखाल दास में बनर्जी है तो बनर्जी को हटा दीजिए, केवल दास को देखिए, तो उसका लास्ट का अगर हिंदी के हिसाब से अगर देखेंगे तो दास, रखाल दास और मोहन जो दड़ो, तो दूसरा जो नंबर आता है वो द का ही आता है। तो जब दूसरा नंबर आपका जिससे मैच हो जाए उसी को आप समझ लिए कि ये जो कि इसके जो कि उत्खनन करता है यानी खोज करता है, ठीक है। तो ये अगर क्लियर है तो आप जो कि बाकी जो एक बचेगा तो हड़प्पा की दयाराम साहनी, मोहन जोदड़ो तो जो दड़ो से दड़ो दास, तो दास कौन, रखाल दास। ठीक है, अब यहां से क्या क्या एविडेंस हमको मिलते हैं। तो पहला विशाल स्नानागार, हमने अभी बताया ना कि जो विशाल स्नानागार है और या विशाल अन्नागार है, ठीक है, विशाल स्नानागार और विशाल अन्नागार के जो एविडेंस मिलते हैं, साक्ष्य मिलते हैं, वो हमको कहां से मिलते हैं, तो मोहनजोदड़ो से, ठीक है। तो मोहनजोदड़ो से एक बहुत ज्यादा फेमस चीज है जहां से क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछ ही देता है, ठीक है, कि कांसे की जो नर्तकी मूर्ति है तो उसके एविडेंस या उसके साक्ष्य हमको कहां से मिलते हैं, तो मोहनजोदड़ो से मिलते हैं। कांसे की नर्तकी मूर्ति यानी कि कांसा का बना हुआ, जिसकी वजह से इसको कांस्ययुगीन सभ्यता का नाम दर्जा दिया गया, ठीक है। तो कांसा का बना हुआ एक नर्तकी मतलब एक स्त्री है जो नृत्य करती हुई जो कि अवस्था में इस तरह से उसको दिखाया गया है, ठीक है। हम ये मत सोचना कि पूरा नाच के दिखा देंगे, ठीक है। तो कांसे की नर्तकी मूर्ति जो है वो हमको कहां से देखने को मिलती है, तो मोहनजोदड़ो से, ठीक है। यहां से हमको एक मोहर मिलता है पशुपति महादेव यानी पशुपति शिव की एक मोहर मिलती है, ठीक है। तो इससे ये लगता है कि उस समय के लोग जो कि भगवान शिव की भी पूजा करते थे, तो ये सही नहीं है, ये मतलब सर्वमान्य नहीं है, ठीक है। तो शिवलिंग की पूजा करते थे ऐसा एविडेंस मिला है, मगर वो उनका कंपेयर शिव से कर दें तो ये जो कि सही नहीं है, ठीक है। ये बात की लोगों ने जो कि उनको जैसे कि अब इस समय के लोग जैसे शिवलिंग की पूजा करते हैं, क्योंकि उस समय के भी वो करते थे, तो इससे ये कहा गया कि मतलब ये भी कर रहे वो भी कर रहे, मतलब दोनों क्या है, एक ही धर्म से। तो दोनों एक ही धर्म का मतलब किससे संबंध हो गया, भगवान शिव से। दूसरा जो मोहर मिला है पशुपति शिव का, तो उसमें जो कि कुछ त्रिशूल के आकार का जो है, ठीक है, इस तरह का जो कि आकार का मिला हुआ, शेप त्रिशूल का आकार नहीं है, मतलब ऐसा जो कि शेप हल्का बना हुआ था जो उस मोहर के साइड में लगा हुआ था। तो उसको देख के लगता है कि मतलब ये भगवान शिव ही है, जिसको आद्य शिव के नाम से जाना गया। आद्य शिव मतलब पुराने शिव जो है, यानी शिव को भी दो तरह से जो कि यहाँ पे इतिहासकारों ने व्याख्या कर दी, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए ये है, ये जो कि एक मोहर मिला हुआ है, इस मोहर में इनका जो मुकुट है तो देखो ये त्रिशूल के आकार में है, त्रिशूल के शेप में है। तो इसी के शेप की वजह से जो कि भगवान शिव की तुलना जो कि इनके साथ कर दिया गया, ठीक है। भगवान शिव की तुलना किए जाने का कारण यही है। दूसरी चीज, भगवान शिव को भी जो कि कीड़े मकोड़े जानवर वगैरह जो होते हैं तो उनके साथ उनको दिखाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि उनके शादी में वो सारे लोगों को इन्वाइट किया गया था, जितने भी कीड़े मकोड़े शेर बाघ जानवर पक्षी जितने भी थे सारे लोग को इन्वाइट था। तो उनको भी जानवरों के साथ दिखाया गया है और इनको भी जानवरों के साथ ही दिखाया गया है। तो इसलिए ऐसा माना जाता है कि ये जो कि कौन है, आद्य शिव है, यानी कि भगवान शिव, यानी कि उस समय का जो धर्म था वो कौन सा धर्म था, सनातन धर्म। और सनातन धर्म को बाद में किस धर्म में कन्वर्ट किया गया या मान लिया गया, तो हिंदू धर्म से, ठीक है। तो विश्व की, ऐसा माना था कि भारत की नहीं विश्व की सबसे प्राचीन धर्म लोग मानते हैं, भारत के अंदर की बात करें तो वो सनातन धर्म को मानते हैं। लेकिन भारत की सबसे जो है भी कि भारत की जो सबसे प्राचीन धर्म है वो सनातन धर्म ही है भारत के पर्पज से। बाकी विदेश वाले तो लोग अपना अपना ही जो कि भाई करेंगे, वो बात की बात है, ठीक है। तो ये था। अब ये पशुपति, ये दाढ़ी वाले मनुष्य की प्रस्तर मूर्ति मतलब पत्थर की मिली जो कि ये मूर्ति है, ठीक है। तो ये मूर्ति जो कि खंडित अवस्था में है, मतलब कि टूटे हुए जो कि हमको मिलती है। और ये भी इसके एविडेंस हमको कहाँ से मिलते हैं, तो मोहनजोदड़ो से। ये देखिए नाक इसका टूटा हुआ है, ऐसा लग रहा है किसी ने नाक काट दिया है, हो सकता है कोई गलत काम किए हो, ठीक है। इनका हाथ भी तोड़ दिया गया है, ठीक है। तो वो गलत काम हाथ से ही किए होंगे, इसलिए साथ हाथ भी तोड़ दिया गया है। करिए आप लिख मत लीजिएगा, मजाक कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो कि कौन है, दाढ़ी वाले मनुष्य के पत्थर की मूर्ति, ठीक है। अब ये नर्तकी की जो बात है, देखिए ये नर्तकी है, ठीक है, ये नर्तकी है। तो ये नर्तकी जो कि इस तरह से कमर पे हाथ रखी हुई है,
ठीक है, इसके तीनों जो कि तीनों एंगल से हम इसको दिखाने का दिखाए हुए हैं। ठीक है, इसके जो कि बाह में जो कि पूरी यहाँ से यहाँ तक लेके जो कि पूरी चूड़ियाँ जो कि पहनी हुई है, इस बाह में भी जो कि अपने घुटने तक चूड़ियाँ पहनी हुई है, और यहाँ पे जो कि पूरे कंधे तक चूड़ियाँ पहनी हुई है। ठीक है, और बाल में जो कि ये जूरा की हुई है। ठीक है, बाहर में इसकी जो ये जो है जूरा की हुई है। तो अब इससे ये पता चल रहा है कि मतलब ये जो कि पूरी डेकोरेशन मतलब कि पूरी श्रृंगार की संबंधी जो कि पूरी चीजें इनको पता था। हो सकता है ये लोग भी पूरी 16 श्रृंगार नहीं तो कम से कम 8-10 श्रृंगार तो जरूरी करती रही होंगी। ठीक है, तो ये सारे जो कि एविडेंस से ही हमको पता चलता है कि नहीं उस समय के भी लोग जो कि यानी उस समय का जो समाज है वो जो कि इस समय के समाज की तरह ही देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये हमारे पशुपति शिव जिसको आदि शिव के नाम से जाना जाता है। ठीक है, बुने हुए कपड़े, कहीं कहीं से हमको जो कि बुने हुए कपड़े भी हमको मिलते हैं। तो क्यों? क्योंकि भारत में कपास की खेती का जन्मदाता जो है वो भारत है। तो कपास की खेती, कपास से ही जो कि ये कपड़े वगैरह जो कि बनाए जाते थे। हाँ, अब देखिए सभागार। तो यहाँ पे हमको मोहनजोदड़ो से एक एविडेंस और मिलता है, क्या? सभागार, यानी 20 स्तंभों पर टिका हुआ जो कि एक सभागार है। ठीक है, तो सभागार के साक्ष्य कहाँ पे मिलते हैं? तो वो हमको मोहनजोदड़ो से मिलते हैं, जो कि पुरोहित, जिसको पुरोहित आवास बताया, यानी कि जो पुरोहित होते थे, जो उस सिविलाइजेशन के जो मुखिया मेन होते थे, या मुखिया कह ले या पुरोहित ही कह ले, जो है ऐसा नहीं पुरोहित मतलब कि वो इस समय जैसे पुरोहित की अगर बात आता है तो वो जादू टोना या धार्मिक कर्म कांड वगैरह जो कि करते कराते हैं। तो ये पुरोहित वो नहीं हुए, ये वो पुरोहित है जो उस समय के मुखिया हुआ करते थे। तो ये पुरोहित आवास, जैसे संसद भवन कह ले, जैसे हमारा जो पीएम या हमारा जो राष्ट्रपति वो कहाँ पे संसद भवन से जो कि संबंध रखता है, तो वैसे जो 20 स्तंभों पर बना हुआ सभागार था, जहाँ पे जो कि इस तरह के जो कि सामाजिक निर्णय जो कि लिए जाते थे, सामाजिक ही नहीं राजनीतिक और आर्थिक सभी तरह की। ठीक है, उसके बाद मनका बनाने के कारखाने हमको यहाँ से मिलते हैं। अब मनका क्या है? तो जो जैसे कि एकदम छोटा एग्जांपल में, एकदम सिंपल में अगर आप जान ले तो आप बैल वगैरह को देखे होंगे, गायों को देखे होंगे, गाय के बैलों के गले में जो कि कुछ गुड़िया के माला होते हैं, तो वो माला जो होते हैं वो मनका होते हैं। ठीक है, तो वो मनके बनाने के कारखाने हमको मोहनजोदड़ो से देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये देखिए मनका है, और उसी का जो कि ये हार वगैरह जो कि बनाए हुए हैं। ठीक है, ये सारे देखिए ये कलश है, और इस कलश में जो कि कुछ मनके को दिखाया गया है। ठीक है, और ये कलश में भरा गया है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये फिगर आपको शायद दिखाई दे रहा होगा, स्पष्ट हो या ना हो, नहीं होगा तो बाद में जूम करके देख लीजिएगा। ठीक है, तो ये महाशय जो है कि अब ये पता नहीं महाशय है कि महाशनी है, नहीं पता, बट बड़ी खुश नजर आ रही हैं इस फिगर्स में देखने के बाद। जैसे लग रहा है कि बड़ी खुश है। तो खुश क्यों है? क्योंकि इनको मरने के बाद भी इनके आभूषण इनके साथ है। ठीक है, तो बड़ी खुशी, मतलब ये चेहरे को देख के नहीं लग रहा है कि ये मर गई है, ऐसा लग रहा है कि अभी जान है, अभी भी जिंदा है जो है, और ये मुस्कुरा रही हैं। ठीक है, सीरियस मत हो जाना जो है। ठीक है, तो अब ये जो कि एक स्त्री है। ठीक है, हंसने से तो लग रहा है क्योंकि स्त्री ही आभूषण देखकर खुश होती हैं, हम पुरुषों को क्या मतलब है आभूषण से जो है। ठीक है, तो ये काफी खुश है। तो खुश होने के कारण क्या है कि ये जो आप देख रहे हैं ना, इनके गले में जो कि ये पड़ा हुआ है, तो यानी कि उस समय के लोगों की एक धार्मिक आस्थाएं थी। तो उनकी धार्मिक आस्थाएं ये थी कि उनके मरने के बाद, यानी कि चाहे वो कोई स्त्री हो या कोई पुरुष हो, तो उनके मरने के बाद उनको फिर उस लोक में, जिस लोक में वो मरने के बाद जाते हैं, उस लोक में भी उनको इस चीज़ की आवश्यकता पड़ेगी। अगर स्त्रियां हैं तो उनको आभूषण की जरूरत पड़ेगी। अगर कोई मनुष्य मतलब व्यक्ति है, कोई आदमी है, तो उसका जो भी उसके साथ फेवरेट चीज़ें हो, हाँ, या उसका जो कि हाथ का कड़ा वगैरह पहने हो, या गले में कोई चैन वगैरह पहने हो, या कोई उनका जो कि औजार वगैरह हो जो वो हमेशा अपने साथ रखते हो, या कोई पालतू कुत्ता ही हो। ठीक है, कोई पालतू जानवर हो। ठीक है, तो ऐसे लोगों को उनके साथ जो कि, या उनके फेवरेट चीज़ों को, उनके पसंदीदा चीज़ों को जो कि उनके साथ जो कि दफन कर दिए जाते थे। ठीक है, जैसे आभूषण वगैरह है तो उसको कलश में भर दिए जाते हैं। कुछ उनके खाने की चीज़ें अगर अच्छा लग रहा है तो वो भी कलश में, यानी कि जो मृदभांड होते थे, जो घड़े होते थे, उसके अंदर रख के उनके साथ जो कि उसको दफन कर दिया जाता था, ताकि वो जाकर जो कि अपना लंच वगैरह जो कि वहाँ पे कर ले, उनको कहीं खाने के लिए भटकना न पड़े। ठीक है, ऐसा लगता था कि मतलब ये टिफिन वगैरह पार्सल करा के साथ में लेके जाते थे। तो इसी की वजह से ये 17, अब सोचो कि 37 तो जो 37 मृदभांड बने हैं, तो सोचो पता नहीं कितनी वैरायटी का वो पकवान लेके गया होगा। मतलब वो कोई आम इंसान नहीं रहा होगा, वो जरूर कोई बहुत बड़ा जो कि व्यक्ति रहा होगा, कोई मुखिया या कोई उस समय का प्रधानमंत्री ही अपने आप में रहा होगा, जो 37 मृदभांड, मतलब किसी में सब्जी तो किसी में बिरयानी, पता नहीं क्या क्या जो है,
ठीक है। तो ऐसे सारी चीज़ें जो कि हमको देखने को मिलते हैं, मतलब जो भी उसके जो कि फेवरेट चीज़ें थी वो सारे मृदवा ने भर के उसके साथ उसको दफन कर दिए गए थे। ठीक है। तो ये सारे जो आप देख लीजिए नेकलेस वगैरह हैं, जो आपको पसंद आए आप ऑर्डर कर दीजिएगा, आपको आपके घर पे पहुंच जाएगा। ठीक है। उसके बाद आइए, ये देखिए यहाँ पे ये तो आपको दिखाए थे। अच्छा हाँ, इसको दिखाने का कारण ये है ना, तो यहाँ पे तो ये आप जो देख रहे हैं ये तो स्नानागार है। ठीक है, स्नानागार है, मगर ये स्नानागार के लिए नहीं हम आपको दिखाएं, हम आपको दिखाएं इसको दिखाने के लिए। ये आप ऊंची टाइप का देख रहे हैं, ये ऐसा लग रहा है जैसे बिहार का नालंदा यूनिवर्सिटी है, खैर मगर वो है नहीं, मगर बिहार में अगर आप जाएंगे तो उसका जो नालंदा यूनिवर्सिटी है जो कि अब इसमें खंडित हो चुका है, तो वो एकदम इसी तरह जो कि गोलाकार में है और उसके आसपास इस तरह की चीज़ें जो दिखाई देती हैं। तो ये हम दिखा इसलिए रहे हैं कि जो 20 स्तंभों पर बना पुरोहित आवास है, तो जो पुरोहित मतलब जो अमीर वर्ग के लोग थे, जो बड़े लेवल के लोग थे, तो वो जो कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो टीला है ना, उसको दो तरह से, एक निचला टीला होता है और एक ऊपर का टीला होता है। तो ये जो आते हैं ये आपका ठीक है। कितना छोटा हो जा रहे हो यार, इतना भी छोटा मत हो जा। हाँ सॉरी। ठीक है। तो एक निचली टीला होता है, एक ऊपरी टीला। तो निचली टीला में निचले लोग के लोग रहते हैं और ऊपरी टीला में जो कि ऊपर के लोग, मतलब कि हाई लेवल के लोग रहते हैं। तो जो 20 पुरोहित आवास है ये ऊपरी टीला में जो कि पाया जाता है, तो इसलिए इसको लगाए। ठीक है। हाँ, हड़प्पा मोहनजोदड़ो मेन जो टॉपिक है वो तो खत्म। अब आते हैं कालीबंगन पे। तो कालीबंगन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो काली रंग की चूड़ियां। ठीक है। तो काली रंग की चूड़ियां का अर्थ क्या है? कालीबंगन, मतलब कालीबंगन का अर्थ काली रंग की चूड़ियां। ठीक है। अब इसका जो कि कालीबंगन का लोकेशन की अगर बात करें तो ये इंडिया में तो है ही, तो मालूम ही आपको। ठीक है। ये जो कि राजस्थान के गंगानगर में जो कि स्थित है। ठीक है। और ये किस नदी किनारे बसा हुआ है? तो घग्गर नदी किनारे बसा हुआ है। इसकी खोज 1951 में, यानी कि 1951 में जो कि अमलानंद घोष ने किया था। ठीक है। तो इसमें आपको बस इस लाइन में बस याद रखना है कि इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है और किस नदी के किनारे बसा हुआ है, वर्तमान उसका लोकेशन क्या है, तो राजस्थान। एविडेंस की अगर बात करें तो एक साथ दो फसलों के साक्ष्य, यानी कि जो कालीबंगन है, तो कालीबंगन में हमको एक साथ यानी मिश्रित खेती, यानी कि एक साथ दो फसलों को उगाए जाने के हमको एविडेंस मिलते हैं। यानी कि वो कौन सी दो फसल ज्यादातर हमको देखने मिले? चना और सरसों। यानी कि चना के साथ सरसों या सरसों के साथ चना को बोने का जो प्रोसेस जो वर्तमान में लोग आज भी करते हैं, चना के खेत में देखेंगे तो आपको सरसों लोग डाल देते हैं। तो सोचिए ये भी किसका कंसेप्ट है? सिंधु घाटी सभ्यता यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन वालों का कंसेप्ट है कि वही सबसे पहले मिश्रित खेती शुरू किए थे, जो आज लोग जो कि स्टार्ट किए हुए हैं या जो कर रहे हैं। ठीक है। तो एक साथ दो फसलों को उगाए जाने के जो एविडेंस, जो साक्ष्य हमको मिलते हैं, वो कहां से मिलते हैं? तो कालीबंगन से। ठीक है। उसके बाद ईंटों का अनुपात, यानी जो सैंधवकालीन समाज थी सिंधु घाटी सभ्यता थी, तो उसमें जितने भी जहां पे भी ईंटें के हमको एविडेंस मिलते हैं, तो उसका जो अनुपात है, ये आपको एग्जाम में पूछ देगा कि उनका जो ईंट का अनुपात था, ठीक है, जो रेशियो था वो क्या था? तो उनका अनुपात था 3:2:1, यानी कि 3 से हम सीधा डाउन हो जाए, 3:2:1। ठीक है। ये उनका रेशियो था। उसके बाद दोनों टीले किले बंद, यानी कि अब टीले जो कि तीन तरह, जैसे मतलब ऊपरी टीला और निचली टीला। ठीक है। तो उसके बाद टीलों को भी, ये तो दो तरह से हो गए, ऊपरी और निचली, और उन तीनों को भी जो कि तीन तरह से जो कि डिवाइड किया गया। ठीक है। 1 किले युक्त जो कि बस्ती, 2 किलो युक्त बस्ती और 3 किले युक्त बस्ती। यानी कुछ बस्तियां थी जो 1 किलो में जो कि 1 किले में जो कि बसी हुई थी, कुछ थी जो 2 किलो से जो कि घिरी हुई थी, और कुछ थी जो 3 किलो युक्त थी। ठीक है। तो ये जो था वो कितने 2 किलो युक्त से जो कि घिरा हुआ था। ठीक है। यानी वो जो बस्ती थी जहां तक फैली थी उसको एक बाउंड्री में जो कि घेर दिया गया था। ठीक है। उसके बाद जो कि बेलनाकार मोहर। ठीक है। तो बेलनाकार मोहर यानी मोहर का जो शेप है, लगभग माना जाता है कि 3000 के लगभग जो कि सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई में मोहरों के साक्ष्य मिले हैं, जिसमें सर्वाधिक मात्रा में जो साक्ष्य जो एविडेंस मिलते हैं। सॉरी जी सर। जी जी हाँ अभी सर ले रहे हैं। नहीं, हम अभी ले रहे हैं, अभी हम ही ले रहे हैं।
ठीक है, हम आज लेते आएंगे। हाँ तो वो आएंगे तो हम छोड़ देंगे। ठीक, सॉरी, क्या बोल रहे थे? ईंटों का अनुपात, अच्छा वो तो गया। हाँ, जो मोहर थे वो लगभग 3000 जो कि मोहर जो कि अब तक जो कि खोज की जा चुकी है, जिसमें सर्वाधिक मात्रा में अगर मोहर की बात करें तो वो जो कि मोहनजोदड़ो से मिले हैं। ठीक है, लगभग 1200 के लगभग जो कि अकेला 1200 क्या 2400 जो कि, ठीक है, कुछ 1200 मानते हैं, कुछ 2400, मगर 2400 ही अकेला मोहर जो कि ऐसा माना जाता है कि मोहनजोदड़ो से ही मिले हैं। ठीक है, तो बेलनाकार, मगर उसमें मोहर का भी कई जो कि क्वालिटी थी, कोई बेलनाकार था, कोई आयताकार था, कोई वर्गाकार था। तो उसमें बेलनाकार जो मोहर थे वो हमको कालीबंगन से मिले हैं। और कालीबंगन से में एक बड़ा अच्छा ये मिला कि कालीबंगन में जितने भी बस्तियां बनी है, सभी बस्तियों में जो कि घर के अंदर जो कि कुएं के एविडेंस, घर के अंदर या घर के बाहर भी जो है कि हर बस्ती में कुएं के एविडेंस जो कि देखने को मिलते हैं, यानी कि वो कुआं भी जो कि उनके घरों में हुआ करता था। ठीक है, और युगल समाधि, ठीक है, युगल समाधि, तो युगल समाधि मतलब कि दो मनुष्यों को एक साथ जो कि दफन कर दिया जा रहा। तो युगल समाधि का मतलब कि अब हो सकता है कि दोनों पुरुष रहे हो या जो कि दोनों स्त्री, या कोई पुरुष कोई स्त्री, मगर युगल समाधि में का जो एविडेंस मिला है तो खासकर वो मिला है जिसमें एक पुरुष और एक स्त्री को एक साथ दफनाए जाने के साक्ष्य मिलते हैं। तो इससे ये पता चलता है कि सैंधव समाज जो था वो भी कहीं ना कहीं सती प्रथा से जो कि ग्रसित था, यानी कि उस समय हमको सती प्रथा देखने को मिल सकते हैं। बस अंतर इतना है कि वर्तमान मतलब बाद में जो सती प्रथा हमारा चलता है, जिसको सती प्रथा नाम दिया गया है, उसमें शवों को जलाने की प्रथा थी, मगर इंडस वैली सिविलाइजेशन में शवों को जलाने की नहीं बल्कि शवों को गाड़ने की प्रथा थी। ठीक है, तो वो शव को जो कि क्या करते थे, जमीन के अंदर गाड़ देते थे। तो इससे ये पता चलता है कि मतलब लोग तर्क लगाते हैं कि पुरुष के मरने के बाद स्त्री को उनके साथ दफन कर दिया जाता है। ठीक है, ये हमको एविडेंस कहां से मिलते हैं? कालीबंगन में जो कि जो मिले युगल समाधि, उससे हमको पता चलते हैं। ठीक है, अब दीनहीन बस्ती मतलब गरीबों की बस्ती के नाम से किस सभ्यता को जाना जाता है? तो वो कालीबंगन को। क्लियर? अच्छा, ये देखिए, ये कुआं का एविडेंस है। ठीक है, ये देखिए कोई बस्ती है जिसका कि खुदाई किया गया है, और उस खुदाई में ये बीच में जो कि आपको कुआं के एविडेंस जो कि देखने को मिलते हैं। अब देखिए उस बस्ती के किनारे किनारे ये जो आप देख रहे हैं, ये जो कि उनका नगर नियोजन है, मतलब टाउन प्लानिंग, जो उनका जो नाली थी, मतलब बारिश होने के बाद जो भी घर के ऊपर या घर के अंदर या घर के आसपास जितने भी पानी है वो आसानी से जो कि निकल के कहीं से दूर दराज स्थानों पर चला जाए, जिसकी वजह से उन्होंने पक्की नालियों का जो कि इस्तेमाल किया था। ठीक है, ये कुएं हैं। ठीक है, इस कुएं को देख के आपको पता चलेगा कि ये पक्की कुएं, मतलब कुएं के ऊपर जो बाउंड्री करके उसको घेर देते हैं, जिसकी वजह से जो छोटे मोटे बच्चे हैं वो कुएं में न गिर सके, उसकी वजह से वो घेर देते थे, जो आज भी लोग वही करते आए हैं। आज के भी कुएं आप देखेंगे तो इस तरह से घेरे हुए, बल्कि आज तो कम देखने को मिलते हैं। कोई कोई कुआं जो कि घेरते हैं जहाँ पे उनको लगता है कि नहीं यहाँ पे बच्चे रहते हैं या बच्चे आ जाएंगे, मगर वो रहते हैं नहीं रहते, मगर वो उसके मतलब सिक्योर कर देते थे उन कुओं को। ठीक है, ये देखिए युगल समाधि में जो है, ठीक है, तो ये युगल समाधि है। तो ये भाई साहब हैं, हाँ, जो कि अपने बेगम की तरफ बड़े ध्यान से देख रहे हैं, तो इससे लग रहा है कि मतलब ये स्त्री होगी जो है। ठीक है, अब ये इसका मतलब कुछ और मत वो कर लेना। ठीक है, तो ये जो कि युगल समाधि में एक पुरुष और एक स्त्री को जो कि एक साथ दिखाया गया है। तो ऐसा माना जाता है कि शायद ये इनके मरने के बाद, छोटा हो जाओ, इतना आगे क्यों आ जा रहे हो यार, जहाँ हो वही रहो। ठीक है, इनके मरने के बाद जो कि इनको भी इनके साथ जो कि गायब कर दिया गया। ठीक है, अब देखो इनके आसपास इनके सर की तरफ जो कि ये कुछ कलश, कुछ मृद भांड जो कि देखने को मिलते हैं। तो इनकी जो भी फेवरेट चीजें रही होंगी, इनकी जो भी आभूषण वगैरह रहे होंगे, वो उन जो कि इनके साथ जो कि भेज दिया गया, ताकि ये वहां पे भी जाके अपना ऐश करें, अपना इंजॉय करें। ठीक है, तो ये उनकी धार्मिक आस्था थी। यही आस्थाएं मिस्र और मेसोपोटामिया में भी देखने को मिलते हैं। ठीक है, दास दासियों तक को उनके साथ जो कि दफन कर दिया जाता था, कुत्ते को उनके साथ दफन कर दिया जाता था। ठीक है, उनकी जो खाने पीने की जो भी चीजें थी, उनका फेवरेट, वो सारी चीजें उनको उनके साथ दास दासियों को भेजे जाने के कारण ये रहता था कि ये महारानी जब वहां पे जा रही हैं तो महारानी अकेली रहेंगी, महारानी का सेवा कौन करेगा, तो उनके साथ कोई ना कोई दासियां होनी चाहिए, कोई ना कोई दास होना चाहिए। तो दास दासियों को भी उनके साथ जो कि दफन कर देते थे, ताकि जाकर वो उनकी वहां पे सेवा
कर सकें। और बड़ी शौक से लोग जाती भी थी कि मैं नहीं, मैं जाऊंगी, मैं अच्छे से सेवा कर सकती हूँ अपनी रानी की, मैं अपने राजा का अच्छा सा सेवा कर सकती हूँ। लोग आपस में मार करने लगते हैं, उनको लगता है कि हमको देवलोक की प्राप्ति होगा, मतलब कि हम उस लोक में जाएंगे तो हमको बड़ी रिस्पेक्ट मिलेगा, बड़ा इज्जत मिलेगा, जो भी उनकी थी यार। खैर, अरे जाओ यार तुम। अच्छा, हाँ, अब देखो मनका बनाने के कारखाने, ठीक है। तो अब यहां से हमको जो कि मनका बनाने की कारखाने कहां की बात चल रहा था, अभी हम लोग कालीबंगन में है, ठीक है। तो मनका बनाने की कारखाने, जिसे मनका बनाने के कारखाने, वहां पे भी हमने आपको बताया। तो यहाँ पे अब जरूरी नहीं कि एक जगह मिल गया तो दूसरी जगह ना मिले, तो यहाँ से भी हमको मनका बनाने के कारखाने मिलते हैं। मिट्टी का बैलगाड़ी, यानी कि उस समय जो उस समय के लोग थे तो मिट्टियों का ज़्यादा वो यूज करते थे, कि वही तो था ही उनके खेलने कूदने का एक माध्यम जो है। तो मिट्टी के छोटे छोटे खिलौने वगैरह बनाते थे, बैलगाड़ी, घोड़ा गाड़ी, जो भी उनको अच्छा लगता था, जो भी सही लगता था, वो सारे जो कि छोटे छोटे मूर्ति या छोटे छोटे खिलौने वगैरह बना के वो खेला करते थे, ठीक है। तो ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। अरे तो इंपॉर्टेंट नहीं है तो आप छोटा क्यों हो रहे हो, बड़े हो जाओ। गुस्सा हो जा रहा है, हो इंपॉर्टेंट हो, ठीक है। अब देखो यहाँ से हमको काजल, कंघी, सिंदूर, लिपस्टिक, ठीक है, तो इन सब के भी हमको एविडेंस देखने को मिलते हैं। एक मिनट थोड़ा, कालीबंगन, ठीक है। तो यानी कि श्रृंगार के जो एविडेंस हमको साक्ष्य मिलते हैं वो हमको कालीबंगन से भी देखने को मिलते हैं। जैसे आपको मालूम कि कालीबंगन का अर्थ ये होता है काली रंग की चूड़ियां, यानी काले रंग की चूड़ियों का वो इस्तेमाल करते थे, ठीक है। उसके बाद बिल्ली, कुत्ता बिल्ली का पीछा करते हुए, तो कुत्ता बिल्ली का पीछा करते हुए जो कि एक हमको एविडेंस मिला, इससे ये पता चलता है कि मतलब कि जिसे कहानी उसमें जो कि लोग एक कहानी के तौर पे जो कि उसको प्रस्तुत कर दिए जो है, ठीक है। तो ये जो कि हमको एक खिलौने के माध्यम से हमको ये पता चलता है, ठीक है। एक खिलौने या एक चित्र में जो कि खिलौनों में, चित्रों में जो कि इस तरह की जो कि चीज़ें जो कि देखने को मिलती हैं, ठीक है। और ये जो कालीबंगन है, ये एकमात्र स्थल है जो दुर्गीकृत नहीं है, मतलब ये चारों तरफ से क्या है, एकदम खुला है, फ्री है, ठीक है। ये इसको जो कि बाउंड्री नहीं किया गया है, ठीक है। उसके बाद आते हैं रोपड़, ठीक है। तो रोपड़ में देखो क्या है, एकमात्र स्थल जहां मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने के साक्ष्य मिलते हैं, ठीक है। तो भारत में जैसे अगर प्राचीन काल में आपको हम प्री हिस्टोरिक पीरियड में बताए थे कि बुर्जहोम से जो कि मालिक को कुत्ते के साथ दफनाए जाने के साक्ष्य मिलते हैं। तो ये क्या था, प्री हिस्टोरिक पीरियड में था, ठीक है। तो प्री हिस्टोरिक पीरियड में किसमें, नियोलिथिक में, यानी कि नवपाषाण काल में ये हमको एविडेंस मिलते हैं। और यहाँ पे जो कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी हमको मिलते हैं, कहाँ से, रोपड़ से। तो मालिक के साथ कुत्ते को दफनाए जाने के साथ, तो इससे आप क्या तर्क लगाएंगे, इसका मतलब यह है कि उनकी धार्मिक आस्थाएं थी कि अगर मालिक वहां पे, इस लोक में तो कुत्ता उनके साथ, मालिक के साथ तो रहता ही है, जिसकी वजह से कुत्ते को पालतू पशु बनाया गया, क्योंकि वो हमेशा इंसानों के आसपास ही रहते थे जो है, ठीक है। तो कुत्ता, मालिक तो मर गए, अब कुत्ते के क्या काम, मालिक उस लोक में जाएंगे तो उस लोक में मालिक के साथ कौन रहेगा, उस लोक में कुत्ते वगैरह तो मिलेंगे नहीं, तो कुत्ते को यहीं से भेज दो, भरोसा मत करो, पता नहीं वहां मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो साथ में ये अपना लेके जाएंगे अपना साधन, तो बेटर होगा। तो कुत्ते को भी बेचारे को उसके साथ दफन कर देते थे। अगर कुत्ते को ये बात पता चल जाए तो मालिक का साथ ही छोड़ दे जो है, वो तो दूर ही दूर रहेंगे कि साले खुद तो जाएंगे और हमको भी लेके जाएंगे। वही कहावत है, हम तो जाएंगे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे, ले ये जाएंगे, ठीक है। तो ये देखो कुछ जो कि एविडेंस है, इसमें कुत्ता तो ठीक तरीके से दिखाई नहीं दे रहा है, पास में जाकर देखेंगे तो कुत्ते का कोई कंकाल, खोपड़ी वगैरह आपको दिखाई देगा जो है, ठीक है। और इसमें यह भी दिखाया गया है कि बहुत सारे आभूषण वगैरह जो कि ये पहना हुआ है जो है, ठीक है, मतलब उसके साथ आभूषण वगैरह को भी दिखाया गया है, यानी कि जो भी उनके साथ जो भी उनकी फेवरेट चीज़ें हैं उनके साथ उसको भेज दिया जाता है। और ये एक गुफा में एक, जैसे एक कब्र है, ठीक है, कब्र क्या, एक गुफा का ये सीन है। तो यहाँ पे एक लोग को दिखाया गया है, ठीक है। तो यहीं पर जो कि ये बताएगा कि इनके साथ जो कि एक कुत्ता भी जो कि मिला है, जिससे हमको ये पता चलता है कि मालिक को, कुत्ते को मालिक के साथ जो कि दफन कर दिया गया। तो ये ऐसा पलथी मार के जैसा लग रहा है कि मतलब बियर वगैरह का वेट कर रहा है कि कोई बियर लाए और पी के फिर से हम जो कि घूमने टहलने लगे, ठीक है, क्या आराम से चैन का नींद ले रहा है। खैर आगे चलते हैं। हाँ, अब रंगपुर, तो रंगपुर से बस एक ही चीज़ याद रखना, सॉरी,
रंगपुर से आपको एक ही चीज याद रखना है कि धान की भूसी के साथ जो हमको मिलता है वो रंगपुर से मिलता है। ठीक है, क्या मिलता है? धान की भूसी। उसके बाद सुरकोतदा से हमको क्या मिलता है? तो घोड़े के हड्डी की। हालांकि एक चीज आप याद रखिएगा कि अगर आपसे ये पूछे कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को किस जानवर के बारे में जानकारी नहीं था या किस जानवर को पालतू नहीं बनाए थे, तो वो घोड़ा की बात आता है। पर एविडेंस की बात है तो एविडेंस हमको मिलता है सुरकोतदा से, जो कि घोड़े के नाल, ठीक है, जो पैर उसका एड़ी होता है, तो वो हमको सुरकोतदा से हमको देखने को मिलता है। क्या? घोड़े के हड्डी के साक्षी हुई। फिर आता है राखी गढ़ी। तो राखी गढ़ी वर्तमान खोजों के आधार पर पहले तो सबसे पहले अगर प्राचीन की बात करें, स्टार्टिंग में जब खुदाई हुआ था तो उस समय यह था कि भारत की जो सबसे बड़ी हस्ती है, जो सबसे प्राचीन या सबसे बड़ी हस्ती है, वो जो कि मोहनजोदड़ो है। मगर वर्तमान खोज के बाद ये पता चला कि भारत की जो सबसे बड़ी बस्ती है वो राखी गढ़ी है, हरियाणा का जो क्षेत्र है, हरियाणा में जो पड़ता है। ठीक है, तो राखी गढ़ी भारत की वर्तमान सबसे जो कि बड़ी प्राचीन बस्ती है। ठीक है, तो भारत का सबसे प्राचीन बस्ती। खैर हटाए। अच्छा, अब आते हैं लोथल। तो लोथल के बारे में आपको पता है कि ये एक बंदरगाह नगर था, ठीक है, जो कि गुजरात के क्षेत्र में था, और लोथल से ही जो कि वो मिस्र, मेसोपोटामिया या अन्य देशों के साथ जो कि वो व्यापार करते थे। ठीक है, तो लोथल से हमको क्या एविडेंस मिलते हैं? पहला बंदरगाह, ठीक है, बंदरगाह मतलब गोदीबाड़ा का साक्ष्य, और यानी कि पोर्ट और गोदीबाड़ा। ठीक है, और इसके साथ साथ जो कि हमको नाव यानी डोंगी, नाव को किस नाम से जाना? प्राचीन काल में नाव को डोंगी के नाम से जाना जाता है। अब बंदरगाह थे तो डोंगी भी रहा होगा, मतलब नाव भी रहा होगा। बिना नाव का बंदरगाह नहीं और बिना बंदरगाह का नाव भी नहीं। ठीक है, तो एक बार बंदरगाह नहीं हो सकते पर नाव हो सकते हैं, मगर नाव है और बंदरगाह ना हो तो ये भी समझ, दोनों एक दूसरे की जरूरत है यार। जहाँ रुक गए वही तो बंदरगाह है, कहीं तो होगा जहाँ से वो चढ़ेंगे और जहाँ से वो उतरेंगे। ठीक है, अच्छा, यहाँ से हमको मिलता है पंचतंत्र की कहानी। ठीक है, तो पंचतंत्र की कहानी, ये कहानी सोचो कि सिंधु घाटी सभ्यता के समय की कहानी आज अगर देखा जाए तो भारत ही नहीं विश्व के लगभग 50 से अधिक भाषाओं में जो कि इस कहानी को लिखा गया है। पंचतंत्र कहानी जिसके लेखक को मान लिया गया, उस समय तो कुछ और कहानी था, इस समय जो कि पंचतंत्र जो कहानी है जिसके लेखक विष्णु शर्मा है। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा कि पंचतंत्र के लेखक कौन है? तो विष्णु शर्मा। और ये एक ऐसी कहानी है जो लगभग 50 से भी अधिक भाषाओं में जो कि भारत ही नहीं विश्व के पता नहीं कितने देशों में जो कि ये कहानी जो कि पढ़ी जाती है या देखी जाती है। ठीक है, तो पंचतंत्र की कहानी के साक्ष्य हमको कहाँ से मिलते हैं? लोथल से। और पंचतंत्र कहानी वर्तमान की अगर बात करें जिसे आधुनिक भारत में, तो इस कहानी की रचना जो की है वो विष्णु शर्मा ने किया है। विष्णुगुप्त नहीं, विष्णुगुप्त चाणक्य हो जाएंगे। फिर मिस्र की मम्मी। ठीक है, तो मिस्र की मम्मी के जो हमको एविडेंस मिलते हैं वो हमको लोथल से देखने को मिलते हैं। तो अब सोचो लोथल में मिस्र की मम्मी कहाँ से आ गई होगी? तो मिस्र की मम्मी मतलब मिस्र की सभ्यता, जो मिस्र की सभ्यता में मतलब जो मिस्र के लोग मरते थे तो उनके मरने के बाद जो कि वो क्या करते थे, उन शवों को ना तो दफनाते थे ना तो जलाते थे, बल्कि वो क्या करते थे, एक प्रकार का लेप या एक प्रकार का मसाला लगाकर ताबूत में वो बंद कर देते थे। अब उसके पीछे उनका रीजन क्या था कि वो ऐसा करते थे कि एक प्रकार के मसाले को लगाकर उस लाश को वैसे ही छोड़ देते थे। ठीक है, तो उसके पीछे रीजन ये था कि उनकी एक धार्मिक आस्थाएं थी कि ये मरे नहीं है, ये कुछ समय के लिए जो कि अपनी सांस को रोके हुए या कुछ समय के लिए ये चले गए हैं, ये इनकी आत्मा जो कि इनको कुछ समय के लिए इनसे दूर चली गई है इनको छोड़कर, और वो आत्मा भविष्य में या बाद में या कुछ समय बाद पुनः वापस आएगी, और जब वो आएगी तो वो अपनी शरीर को फिर से धारण करेगी। अगर हम ऐसे कंडीशन में इनके लाश को जला देते हैं, दफना देते हैं, या हम जो कि कुत्ते को या चील कौवे को खिला देते हैं, तो वो आत्मा जब आएगी तो वो भटकेगी अपने शरीर को धारण करने के लिए। इसलिए इसको कुछ भी नहीं करना है, इसका दाह संस्कार नहीं करना है, इसको ऐसे ही पड़े रहना देना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए वो उसको छोड़ते थे। और ये सबके साथ नहीं होता था, ये केवल उन्हीं लोग के साथ होता था, क्योंकि इतने बड़े खर्च लोग हर कोई नहीं उठा सकता था। तो ये जो बड़े लोग थे, जो अमीर वर्ग के लोग थे, केवल उन्हीं को इस प्रकार का लेप लगाकर रखा जाता था। जो गरीब थे उनके पास तो इतनी आमदनी थी, वो तो बेचारे ऐसे ही मर के दफन हो जाते थे, जल जाते थे, या चील कौवे उनको खा जाते थे। ठीक है, इसको लोथल को लघु हड़प्पा के नाम से भी जाना जाता है। जो लोथल है इसको लघु हड़प्पा, तो रीजन क्या है कि इसकी बनावट, इसकी सारी सौजत जो भी थी जो कि, तो वो सारे जो कि हड़प्पा से जो कि मिलती जुलती थी, इसके वजह से इसको लघु हड़प्पा मतलब छोटा हड़प्पा जो कि नाम दे दिया गया। तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछे कि लघु हड़प्पा के नाम से किसे जाना जाता है, तो लोथल को। ठीक है, क्रीड़ा स्थल मतलब यहाँ पे स्टेडियम के भी हमको साक्ष्य मिलते हैं। ठीक है, खेलने कूदने के जो मैदान है उसके भी हमको एविडेंस मिलते हैं। कहाँ से? लोथल से। मतलब ऐसा लग रहा है कि जैसे कि वही समुद्री मार्ग से वो मिस्र, मेसोपोटामिया, चीन वगैरह के लोग आते थे जो कि
मतलब समुद्री जहाज से और आकर जो कि यहाँ पे स्टेडियम, मतलब जैसे क्रिकेट वगैरह जो कि विश्व कप वगैरह खेला करते हो, तो कुछ ऐसा फीलिंग हमको लग रहा है, इसमें नहीं है। ठीक है। उसके बाद फारस की मोहर, चूंकि अब ये फारस के साथ व्यापार करते थे, फारस की घाटी से होकर जाते थे। ठीक है। तो फारस की मोहर भी, यानी कि अब वहां से यहां आने के लिए, यहां से वहां जाने के लिए मोहरों की आवश्यकता पड़ती थी। तो वो फारस वाले यहां पे आए होंगे तो कोई ना कोई मोहर लेकर आए होंगे, तो वो मोहर जो कि वो लोथल में ही छोड़ के चले गए। ठीक है। तो वो जो कि मोहर जो वर्तमान खोजों में जो जब अस्तित्व में आता है तो उससे पता चलता है कि यहाँ पे जो कि इसका जो व्यापार है वो फारस के साथ भी होते थे। ठीक है। तो लोथल से हमको चावल के भी साक्ष्य मिलते हैं। तो चावल के जो प्राचीनतम साक्ष्य है वो लोथल से मिलते हैं, मगर चावल की जो चावल की खेती की जो प्राचीनतम साक्ष्य है वो वर्तमान में जो कि संत कबीर नगर के लहुरा देव से, पॉइंट याद रखना, संत कबीर नगर के लहुरा देव से जो कि हमारे यूपी में है, चावल की खेती के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं लगभग 8000 ईसा पूर्व में, यानी 8000 साल पहले। आज के हिसाब से देखा जाए तो 10,000 चला जाएगा। ठीक है। तो चावल की खेती जो कि यानी कि देखा जाए तो वो मिस्र मेसोपोटामिया के समतुल्य में चला जाएगा उस समय के हिसाब से जो है। इसी सब की वजह से ऐसा माना जाता है कि वो भी उसके समतुल्य ही था। वैसे देखा जाए तो क्रीट की सभ्यता यानी मेसोपोटामिया की जो सभ्यता है वो भारत से प्राचीन सभ्यता है, मगर कुछ वर्तमान खोजों से ये को देखते हुए ये लग रहा है कि नहीं, हमारा भी सभ्यता उनके समकालीन ही था। ठीक है। अच्छा, डोंगी, ये आपको बताए थे डोंगी नाव। ठीक है। 3 युगल समाधि, तो 3 युगल समाधि हमको जो कि 3 युगल समाधि मतलब 3 लोगों के शव को एक साथ दफनाए जाने के साथ, मतलब एक पुरुष, स्त्री और उसके बच्चे। ठीक है। तो ये तीनों लोगों को भी एक साथ जो कि दफनाए जाने के हमको साक्ष्य जो मिलते हैं वो हमको लोथल से देखने को मिलते हैं। तो देखो ये पहले थोड़ा सा ये मान लीजिए आपका लोथल है। ठीक है। तो ये लोथल की जो कि बस्ती है। ठीक है। अब इस बस्ती में जो है ठीक है, अब देखो ये सिंधु नदी है। ठीक है। मान लो ये घग्गर नदी है, जैसे सिंधु नदी हो या घग्गर नदी हो, गंगा नदी हो, तो मतलब एक शेप बता रहे हैं कि ये मान लो नदी है। उस नदी के पानी को कुछ वो इस तरह से अपने नगरों में जो कि काट कर, जो कि जैसे लोग खेतों में पानी वगैरह भरते हैं तो एक मेड़ा वगैरह बना देते हैं, उसको काट देते हैं तो पानी आगे तक चला जाता है, तो उस तरह से वो बनाए थे। और यहाँ से वो आसानी से जो कि व्यापार करते हुए जो कि वो निकल जाते थे मिस्र मेसोपोटामिया फारस की खाड़ी होते हुए जो कि पहुंच जाते थे। यानी कि मतलब कि बड़ी आसानी से वो जो कि अपना व्यापार कर लेते थे, किसके माध्यम से? डोंगी यानी कि नाव के माध्यम से। ठीक है। अच्छा, कुछ लोग डोंगी जो है ना, तो वो नाव का शेप नहीं है। तो ये देखो, ये महाशय जो मुस्कुरा रहे हैं, ठीक है, तो ये उस समय का नहीं है, ये मत समझना कि ये उस समय का मानव है। ठीक है। तो ये वर्तमान में जो कि ये आकार हमको मिल गया, इसलिए हम आपको समझाने के लिए यहाँ पे लगा दिए। तो ये डोंगी मतलब जो दौरी है, तो वो उसी का गोल आकार गायब हो गया। कहाँ चला जा रहे हो यार? ठीक है। तो वही जो गोल आकार है उसी को जो कि बोला जाता है क्या? डोंगी। तो बस इसका शेप क्या है, थोड़ा सा हम विशाल कर दे, बड़ा कर दे जो है। ठीक है। तो उस समय जो कि नाव को डोंगी के नाम से जाना जाता है। देखो ये 3 युगल समाधियां, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है। तो यहाँ पे एक छोटे बच्चे का है। तो एक साथ 3 शवों को दफनाए जाने के भी साक्ष्य हमको जो मिलते हैं वो कहां से मिलते हैं? तो लोथल से मिलते हैं। क्लियर? धौलावीरा, धौलावीरा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो सफेद कुआं। धौलावीरा का जो अर्थ होता है, ठीक है, वो क्या होता है? सफेद कुआं। ठीक है। यहां से हमको कुआं और स्टेडियम दोनों के साक्ष्य मिलते हैं। ठीक है। तो जैसे मैंने बताया कि उस समय की जो टाउन प्लानिंग थी, उन टाउन प्लानिंग में जो कि कुएं को भी जो कि स्थान दिया गया था। ठीक है। घर के बीच में पेड़ पौधे वगैरह भी वो लगाया करते थे। ठीक है। तो कुआं का और स्टेडियम के साक्ष्य हमको धौलावीरा से मिलता है। ठीक है। उसके बाद तीन टीले प्रमाण। ठीक है। तो ये जो है वो 3 तरह से टीलों से युक्त था, यानी तीनों तरफ वो टीलों से जो कि घिरा हुआ जो कि बस्ती था। चलो अब आते हैं थोड़ा सा उसकी राजनीतिक, धार्मिक और आर्थिक जो कि चीजों पे डिस्कस कर लें। अगर राजनीति की अगर बात करें तो क्या उस समय के लोग राजनीति में हस्तक्षेप करते थे या राजनीति में इंटरेस्ट लेते थे, भाग लेते थे? तो हाँ, उस समय जो कि कबीलाई जीवन भले ही था, मगर उस समय भी राजनीति और हुआ करते थे। लोग अपनी जो कि राजा को जो कि चुना करते थे, हाँ, उनको मुखिया बनाया करते थे। ठीक है। वो मुखिया जो कि दूसरे जो कि कबीले के साथ युद्ध भी करता था। लोग एक स्थान से दूसरे जगह व्यापार भी करने के लिए जाते थे। एक दूसरे के यहाँ आने के लिए लोगों को मतलब निमंत्रण भी दिया जाता था। लोग आमंत्रित करते थे, लोग परमिशन लेते थे। ठीक है। तो इस तरह की जो कि राजनीतिक चीज़ें जो कि हुआ करती थी,
उसमें जो कि पुरोहित भी हुआ करते थे, जैसे भी पुरोहित के बारे में हमने आपको बताया, ठीक है। तो राजा हुआ करते थे, राजा का कोई मंत्री कोई पुरोहित भी हुआ करता था, ठीक है। तो देखा जाए तो बहुत ज्यादा नहीं मगर छोटे लेवल में जो कि राजनीतिक क्षेत्रों में भी वो अपना हस्तक्षेप करते रहते थे जो है, ठीक है। व्यापार करने के लिए भी उनको आकर परमिशन लेना पड़ता था, उनको राजा का मुहर वगैरह की आवश्यकता पड़ती थी, उन राजकीय जो कि चिन्हों की आवश्यकता पड़ती थी, उसके परमिशन मिलने के बाद भी वो जो कि व्यापार वगैरह कर सकते थे, ठीक है। आर्थिक स्थिति की बात करें तो वो आर्थिक स्थिति उनका जो इकोनॉमिकल जो कंडीशन था जो था तो वो देखा जाए तो बड़ी अच्छी था। क्यों? क्योंकि वो व्यापार वगैरह जो कि अब तो आपस में तो करते ही थे, अब वो देश विदेश के साथ भी वो व्यापार करने लगे, तो उनका जो इकोनॉमिकल लाइफ था वो बड़ी अच्छे तरीके से जो कि डेवलप करने लगा। और धीरे धीरे जो कि वो बहुत कुछ जो कि जो विदेशी थे वो हमसे और हम जो कि विदेशियों से बहुत सारे कुछ चीज़ें जो कि हमको सीखने को मिलती हैं, ठीक है। अगर धार्मिक आस्था की बात करें तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट है कि धार्मिक आस्थाएं उनकी बहुत ज़्यादा थी, ठीक है। प्रारंभिक मानव थे वो प्रकृति की पूजा करते थे, मगर जो सैंधवकालीन मानव थे ये बहुत सारे चेंजिंग वो प्रकृति की तो करते ही थे, उसके साथ साथ बहुत सारे और नए नए जो चीज़ें जो कि अस्तित्व में आने लगी। जैसे वो नाग की पूजा करते थे, तो नाग की पूजा क्यों करते थे? क्योंकि उनको ये था कि ये ऐसा जानवर है जिसकी काटने के बाद इंसान बच नहीं सकता, तो तभी बचेगा जब हम इनकी पूजा करेंगे, इनकी अर्चना करेंगे, तो ये हम पहले तो हमको काटेंगे नहीं, और काटते हैं तो हमारी बचने की उम्मीद जो कि 100% या 90% जो कि रहती है। तो ये जो नाग पंचमी हम मनाते हैं, तो ये नाग पंचमी का भी कंसेप्ट जो कि वहीं से आया है, सिंधु घाटी सभ्यता से। यानी कि उस समय के लोग भी जो कि नागों को दूध वगैरह पिलाकर उसको शांत कर देते, उसको जो कि काले जैसे बाका फुसला देते थे कि भाई पिला रहे हैं तो बस काटना मत। मगर नाग किसका? लोग कहते हैं ना कि आस्तीन का सांप पाल रहे हो, मतलब आस्तीन का सांप पालना मतलब कि जिसको तुम पाल रहे हो कल तुमको डसेगा, तुमको काटेगा। तो ये सारे लोग जो कि सांप की पूजा करते थे, ये जानवरों की पूजा करते थे। जानवरों में किसकी? एक श्रृंगीय पशु। इस तरह से आप देखे होंगे मोहनजोदड़ो अगर फिल्म देखेंगे तो इस तरह से एक सिंह जो कि निकला हुआ था, तो एक श्रृंगी पशु की वो पूजा करते थे, जो उसकी जो कि पूजा उसकी करते थे। मगर पवित्र पशु किसको मानते थे? तो कुंवरदार बैल को। कुंवरदार बैल इनका पवित्र पशु है, मगर पूजा किसकी करते थे? तो एक श्रृंगीय पशु की, ठीक है। एक श्रृंगीय पशु की ये पूजा करते थे, ठीक है। उसके बाद जो कि इनकी धार्मिक आस्था की बात करें तो ये बारिश के देवता की पूजा करते थे। ये नहीं कह सकते कि इंद्र, बस बारिश की देवता की। सर्वाधिक मात्रा में किसकी पूजा करते थे? ये धरती माँ की पूजा करते थे, ठीक है। ये आकाश की देवता की पूजा करते थे। ये सूर्य की पूजा करते थे, ठीक है। तो ये सूर्य को जो लोग आज जल चढ़ाते हैं, ये सारा भी कंसेप्ट जो कि देखा जाए तो वहीं से जो कि निकल कर आया हुआ है, ठीक है। तो ये सारे चीज़ें जो कि उनकी धार्मिक आस्थाएं थी जो है, ठीक है। वो प्रतीक चिन्हों की भी पूजा करते थे, बहुत सारे प्रतीक चिन्ह हमको जो कि देखने को मिलते हैं, तो उसकी भी पूजा जो कि ये सैंधववासी जो कि किया करते थे, ठीक है। लगभग 450 जो कि सैंधव लिपि जो कि देखने को मिलती है, तो उसमें बहुत सारे लिपि है। अगर इसे सर्वाधिक लिपि में अगर बात करें जो सबसे अधिक आकार था तो वो यू आकार का था। और चित्रों में अगर बात करें, ठीक है, चित्रों में अगर फिगर की अगर बात करें तो मछली का जो चित्र था उनकी लिपि में सर्वाधिक मात्रा में था, ठीक है। तो चित्रों में जो कि मछली और आकार में जो कि अगर बात करें तो यू के आकार की लिपि जो कि सर्वाधिक मात्रा में थी। तो उनकी लिपि एक बार अगर हम इधर से शुरू किए तो दोबारा यहाँ से नहीं, ये मान लीजिए हम शुरू किए लिखना, और दूसरा लाइन जो आएंगे वो ऐसे आएंगे, तीसरा लाइन जो आएंगे वो ऐसे आएंगे, मतलब इस तरह से सर्पिला आकार में जो कि उनके लिखने की प्रथा थी, ठीक है। तो ये उनकी धार्मिक आस्थाएं वगैरह थी जो है। तो आज का टॉपिक थोड़ा सा अच्छा, ये थोड़ा सा कुछ लोग के दिमाग में शायद होगा जो है, थोड़ा सा इसको क्लियर कर दे कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो अगर हम जनरली अगर डेट की अगर बात करें तो वो क्या है, वो 300 BC से लेके 1500 BC तक का माना जाता है। यानी 3000 साल पहले शुरू हुआ और 1500 साल पहले वो समाप्त हो गया, ठीक है। ईसा मसीह के जन्म से 315 साल पहले, ठीक है। तो उसमें भी अगर कार्बन 14 C14 यानी C14 कार्बन 14 के हिसाब से अगर सिंधु घाटी सभ्यता की सर्वमान्य तिथि की अगर बात कर दे तो वो हमारा क्या है,